कल हम लोग के मौलिक अधिकार चल रहे थे। मौलिक अधिकार जहाँ पे बता दिए जितने क्योंकि एक बार बता दीजिए मौलिक अधिकार में क्या क्या आपको बताया। मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में बताए गए? भाग 3 में मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे अनुच्छेद हो जाएंगे। और बताया गया मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार कैसे हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव है। और कुछ इनफोर्सेबल न्यायालय द्वारा को नहीं करा सकते हैं। ये जो हमारे पूरे 12 से 35 तक के हिस्से हैं इनको हमने ऐसे करके 300 बांट दिया था। कितने हैं वर्तमान में? 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले कितने थे? 7 थे। वर्तमान में हमारे 6 हैं। इन 6 के 6 मौलिक अधिकारों को बता दो। पहला कौन सा है? समानता का अधिकार आर्टिकल पहला समानता आर्टिकल 14 से 18 तक। दूसरा आर्टिकल 19 से 22। तीसरा संरक्षण आर्टिकल 23 से 24। 5 14 आर्टिकल 25 से 25। पांचवा आर्टिकल 29 से 30 और छठा आर्टिकल 32। आर्टिकल तैयार हो गए। अगला बता दो जो हमने और देते थे समानता के अधिकार में 14 से 18 तक के जितने भी हैं एक एक करके बता दो। 14 में क्या है? विधि के समरसता विधि का समान संरक्षण। 15 में हाँ 5 आधार बता गए उनके आधार पर सार्वजनिक जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनका प्रयोग करने से नहीं रोका जाएगा। और 15 का 16 है अफसर की समझना। 17 है अस्पष्टता अनटचेबिलिटी। 18 उपाधि टाइटल जिनको हम किया 19। अच्छा 18 में नहीं है ना ये हमारे 18 तक हो गए। अगला हमारा दिमाग में कौन सा आ जाता है? इसके बाद अगला आ जाता है हमारा 14 से 18 के बाद स्वतंत्रता का अधिकार। क्या रहेगा? स्वतंत्रता का अधिकार। यस स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार आपको बताए गए थे कहां से कहां तक आ जाते हैं? 19 से 22 तक। ये वाले स्वतंत्रता के अधिकार आ जाते हैं 19 से 22 तक। जितने भी स्वतंत्रता के अधिकार हैं एक एक करके इनको देखेंगे तो स्वतंत्रता के अधिकार में पहला कौन सा है? 19 में 19 ए में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। आर्टिकल 19 में 19 और उस 19 में हमारी 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ये सब कौन से देखो 19 ए 19 बी 19 सी 19 डी 19 ई और 19 जी। एफ नहीं है। आपको बताया गया था एफ में क्या था? संपत्ति के अधिकार से संबंधित प्रावधान थे वो नहीं है। तो इतने हमारे अधिकार दिए गए हैं। आपके कौन से अधिकार में कौन सा प्रावधान है ये आपको सब ध्यान रखना है। ये सब आपको ध्यान रखना है कौन से आर्टिकल में कौन सा हमारा अधिकार है। वो सभी आराम से याद भी हो जाएंगे। पहले भी लिख ले रहे फिर आपको याद करने का तरीका बता दें कैसे करके याद होगा। तो 19 ए की बात करें इसमें कहा गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि कह सकते हैं भाषण की आजादी, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आजादी। ये सब कौन से में आ जाता है? 19 ए में आ जाता है। 19 बी की बात करें यहाँ पे कहा गया है हथियार रहित यानी कि बिना हथियारों के सम्मेलन करने का अधिकार। सम्मेलन करने का अधिकार 19 बी में। 19 सी की बात करें इसमें कहा गया है कोई भी सभा समिति या फिर संगठन बनाने का अधिकार। कोई यूनियन या कोऑपरेटिव यूनियन ये सब बनाने का अधिकार कौन से में है? 19 सी में दिया गया। 19 डी इसकी अगर बात करें 19 डी में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण। भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण करने का अधिकार। भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण करने का अधिकार यानी कि भारत के पूरे एरिया में जितना भारत के मोहित पेपर निकाल रहे हैं मोहित पेपर उसमें निकाल रहे हैं उसी में निकाल कर ध्यान देंगे वो निकाल कर अपने पास कर देना वरना कोई लेकर नहीं जाएगा।
लगे रहेंगे नहीं ले जाएगा वेद भी है वेद भी बैठे में बैठे नहीं ले जाएगा वो ठीक 19 एक में कहा गया भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण करने का अधिकार अबाध संचरण मतलब बिना बाधा के संचरण मतलब घूमने फिरने के भारत के राज्य क्षेत्र में बिना किसी बाधा के घूमने फिरने का अधिकार दिया गया कौन से आर्टिकल में 19 एक डी में दिया गया अगला था 19 एक डी इसमें कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी बस जाने का अधिकार कौन सी बस ले जाने का अधिकार या निवास करने का अधिकार बस ले जाने का अधिकार निवास करने का अधिकार भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी बस जाने यानी कि निवास करने का अधिकार प्राप्त है कौन सा आर्टिकल है 19 एक ई एफ नहीं है एफ में क्या था संपत्ति का अधिकार अगला कौन सा था 19 एक जी इसमें कहा गया है कोई भी वृत्ति उपजीविका या व्यवसाय करने का अधिकार व्यवसाय करने का अधिकार ये 6 अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 19 एक में 19 एक ए से लेकर 19 एक जी तक हमारे कुल 6 अधिकार हो जाते हैं आपको ये सब तो अधिकार याद रखने ना मैंने आर्टिकल 19 में है ये भी ध्यान रखना है कौन सा अधिकार कौन से में है ए बी सी डी ये भी ध्यान रखना ठीक अब देखो कैसे करके आपको ध्यान रखना है कैसे करके याद रखना ये ध्यान रखो आप सबसे पहले कि 19 एक एक्ट नहीं है ठीक है अब देखो 19 एक ए से हम लोग चलेंगे अगर हम किसी व्यक्ति से कुछ बोलेंगे पहला अधिकार कौन सा है बोलने का अधिकार जब हम किसी व्यक्ति से कुछ बोलेंगे पहला अधिकार कौन सा होगा बोलने या अभिव्यक्ति का अधिकार जब हम किसी से कुछ बोलेंगे तो हो सकता है सामने वाले को हमारी बात क्या लग जाए बुरी लग जाए समझ गए हमने कुछ बोला यानी कि अधिकार कौन सा हो गया हमारा बोलने का अधिकार तो सामने वाले को हमारी बात कैसी लग सकती है बुरी लग सकती है जब सामने वाले को बुरी लगेगी तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा लड़ाई झगड़ा हो जाएगा लड़ाई झगड़ा लड़ना है लेकिन कैसे लड़ना है हथियार नहीं उठाने ठीक है शांतिपूर्वक ढंग से लड़ना है हथियार नहीं उठाने तो दूसरा अधिकार कौन सा हो गया हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार एक तो हो गया अब देखो ये तो हथियार नहीं उठाने हैं किसी से लड़ाई हो जाएगी तो अकेले लड़ने जाना सही रहेगा या पूरा गुट बना के लेके जाए गुट बना के लेके जाए ज्यादा बढ़िया ठीक तीसरा अधिकार कौन सा हो गया कोई पार्टी को टीम बना ले कोई सभा समिति संस्था में इकट्ठे होकर समझाएंगे आ जाओ जरा उपाधि कॉलेज चौराहे पे जाके पढ़ना ठीक है ऐसे करते नहीं करते तो तीसरा अधिकार कौन सा हो जाएगा कोई भी सभा समिति या संगठन बनाने का अधिकार तीन तो ये देख लिए लड़ाई झगड़ा करने से तो ज्यादा बढ़िया कि घूमने चले जाए ठीक है थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाएगा तो चौथा अधिकार कौन सा हो जाता है ऐसा करते कहीं घूमने चले जाते हैं ठीक तो कौन सा है भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण करने का अधिकार चौथा अधिकार कौन सा हो गया भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण करने का अधिकार जब कहीं घूमने फिरने जाएंगे तो हो सकता है वहां पर अच्छा लग जाए जब अच्छा लग जाएगा तो वहीं पर रहने लगेंगे ठीक है तो वहां पर बस जाने का अधिकार निवास करने का अधिकार पांचवा अधिकार कौन सा होगा निवास करने का जब वहां पर रहने लगेंगे तो खाली ऐसे रहेंगे या फिर वहां पर रहने के बाद काम धंधा भी कोई ना कोई देखेंगे काम धंधा भी देखना पड़ेगा कब तक घर से पैसा लेके भी हम उससे काम चलाएंगे कुछ ना कुछ काम धंधा देखेंगे नहीं देखेंगे तो छठा अधिकार कौन सा हो गया कोई भी वृत्ति उपजीविका या व्यवसाय करने का अधिकार तो इस तरीके से आपको 6 अधिकार पे ध्यान देने हैं सबसे पहले देखो जब भी कुछ बोलेंगे सामने वाले को बुरा लगेगा लड़ाई हो जाएगी लेकिन लड़ाई बिना हथियारों में करनी है ठीक है तो दूसरा अधिकार कौन सा हो गया हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार अकेले नहीं लड़ने जाएंगे क्या करेंगे पूरी पार्टी बना के लेके जाएंगे तो तीसरा अधिकार कौन सा हो गया कोई भी सभा समिति या संगठन बनाने का अधिकार ऐसा करते लड़ाई झगड़ा ना करेंगे कहीं ना कहीं घूमने चले जाएंगे समय टल जाएगा लड़ाई झगड़ा टल जाएगा ठीक तो चौथा अधिकार कौन सा है भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण करने का अधिकार जब कहीं घूमने फिरने जाएंगे तो बढ़िया लग गया तो वहां पर रुक जाएंगे तो अगला अधिकार कौन सा हो गया भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी बस जाने का अधिकार ये हो गया जब बस जाएंगे तो सीधी सी बात है कोई ना कोई काम धंधा तो देखेंगे ही तो काम धंधा करने का अधिकार वृत्ति उपजीविका या व्यवसाय करने का अधिकार कौन सा अधिकार आ जाएगा 19 से जी कर ध्यान रहेगा कि सबसे पहले कौन सा दूसरा कौन सा तीसरा कौन सा चौथा कौन सा पांचवा कौन सा और छठा कौन सा ध्यान रहेगा अधिकार कॉपी में देखे बिना बोर्ड पे देखे बता दो सबसे पहला अधिकार कौन सा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरा अधिकार लड़ाई सम्मेलन करने का अधिकार तीसरा अधिकार सभा समिति या पार्टी बनाने का अधिकार चौथा अधिकार दैनिक घूमने फिरने का अधिकार पांचवा अधिकार बस जाने का छठा अधिकार
सभी एक बार फिर से बता दियो बिना कॉपी ठीक है, ठीक है, नोट कर लो। ओके हटा दे लिख लिया तुमने हटा दे। हटा दे। अब एक बार फिर से बता दो, हम सब हटा देते हैं और कॉपी में बिना देखे एक बार ऐसे करके बता दो कि जो हमारे 6 अधिकार है 19(1) ए से लेकर 19(1) जी तक, पहला अधिकार कौन सा है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा सम्मेलन करने का, तीसरा समाज समिति बनाने का, चौथा नौकरी करने का अधिकार, पांचवा करने का, छठा व्यवसाय करने का। केवल 6 प्रकार के अधिकार आ जाते हैं आर्टिकल 19 में, ठीक है, याद है किसी बच्चों? इसी क्रम में अपने याद रखो कि किस तरीके से कई बार आपसे ऐसा पूछा जाएगा 4 ये लिख दिए और 4 इधर लिख दिए और इन्हीं चारों को मिलाओ कि कौन से आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल है। तो केवल ये नहीं ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 19(1) में आपकी 6 स्वतंत्रता है, ये भी ध्यान रखनी है कि 19(1) में ही कौन से सब आर्टिकल में कौन सी स्वतंत्रता दी गई है, ये हो गई। अब जब ये स्वतंत्रता इतनी दी गई है तो ये एब्सोल्यूट है, मतलब इनमें किसी तरीके के कोई रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? सब में कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। तो जैसे मान लिया पहला अधिकार हमारा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ ना कुछ हमारे रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, मतलब हमको अगर बोलने की आजादी दी गई है तो ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी बोले, कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। तो देखो कौन कौन से इस पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए। जैसे मान लिया अगर हमारी किसी अभिव्यक्ति से राष्ट्र की एकता को चुनौती पहुंचती है, राष्ट्र की एकता को चुनौती पहुंचती है, तो ऐसी अभिव्यक्ति को रोक देना चाहिए या बोलने देना चाहिए? रोक देना चाहिए। तो हमारी हम किसी ऐसे अभिव्यक्ति को नहीं कर सकते हैं जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता को चुनौती पहुंचती है। दूसरा मान लिया यहीं पे अगर आपकी किसी अभिव्यक्ति से बेवजह हम इंसल्ट फील करें तो ऐसे में आपको ये अभिव्यक्ति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, मतलब मानहानि, मानहानि क्या होता है? डिफेमेशन, मानहानि। तो किसी की मानहानि नहीं कर सकते हैं आप किसी भी अभिव्यक्ति के माध्यम से। अगर आप ऐसी अभिव्यक्ति के माध्यम से किसी के सम्मान को चोट पहुंचाते हैं तो ऐसी अभिव्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा? रोक दिया जाएगा। और बात करें तीसरी बात शिष्टाचार, मतलब बोलते समय शिष्टाचार का ध्यान रखेगा नहीं ध्यान रखेगा कि आप कुछ भी एकदम पढ़ के पड़ेगा, ठीक है, उसके हम कुछ सोच विचार कर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो शिष्टाचार का ध्यान रखेंगे, इस शिष्टाचार के आधार पर व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। और अब देखिए इसके अलावा विदेशों के साथ, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, उस दिन आपको एग्जाम्पल भी दिया था इसको। अगर हमारी किसी अभिव्यक्ति से हमारे किसी मित्र देश के साथ संबंध खराब होते हैं तो ऐसे बोलने देना चाहिए, रोक लगा देना चाहिए? रोक लगाना चाहिए। तो अगर विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध अगर हमारे खराब हो रहे हैं तो ऐसी अभिव्यक्ति पर रोक लगा दी जाएगी, इसको अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं माना जाएगा। और अगर देखिए इसके अलावा किसी व्यक्ति को अपराध के लिए, किसी व्यक्ति को अपराध के लिए उकसाना, किसी को अगर अपराध करने के लिए उकसा रहे हैं तो ये भी अभिव्यक्ति मानी जाएगी। कैसी? क्राइम की कैटेगरी में। जैसे मान लिया आप लोग साउथ की मूवी देखते होंगे, तो साउथ की मूवी देखते हैं, एक आया और एक व्यक्ति के दूसरे परिवार के 4 लोग लेके चला गया, तो उसके जिसके परिवार के 4 लोग गए उसके घर के कोई व्यक्ति जो है उस अपने लोगों से गया तो खाली बैठे हुए, ठीक है हम होते तुम्हारे लोग बैठ जाओ यहाँ पे, ऐसा है वैसा है, वो तुम्हारे घर के 4 लोगों को मार के चला गया, हम मार के आते हैं, ऐसा ठीक। तो जो दूसरे परिवार के व्यक्ति उसके तो खून खोल जाएगा कि नहीं खोल जाएगा, और जाके 6 को बोल उठा के आएगा। अब पता लगे बाद में मुकदमा चला
तो कहा कि हमने थोड़ी निपटाया, ये निपटाया क्या है, तो वो गाली फंसेगा, या जिसने उसको अपराध के लिए उकसाया वो भी फंसेगा, वो भी फंसेगा। ठीक, अपराध के लिए उकसाया किसने, उसी व्यक्ति ने तो उकसाया। या मान लीजिए जैसे आपको किसी व्यक्ति से पहले मान लीजिए टीचर सोशल का एग्जाम दे दिया है और पता लगे वो 3-4 बार दे चुका है और उसका प्री भी नहीं निकल रहा है, तो आपने उससे कह दिया तुम 4 बार जीत चुके हो, देखो 4 बार प्री लेके आए हो, तुम जीत चुके हो। हमारे जैसा व्यक्ति होता अब तक सम्मान में लटक गया होता। ठीक, अब वो सोच रहा बात तो सही कह रहा है, ये हम 4 बार आपका प्री ले गए और वास्तव में बेकार आदमी जाके लटक गया जाके। फिर ऐसे बाद में सुसाइड नोट लिख के चला गया कि हाँ वो इसी वजह से लटक जा रहे हैं, ये वो। बाद में जांच हुई, पता लटका तो है लेकिन लटकने के लिए कहा किसने, कहीं उस वाले दोस्त ने कहा, तो उस वाले दोस्त को छोड़ दिया जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देके या उसको पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा। अपराध के लिए उकसाया किसने है, किसी व्यक्ति ने उकसाया। तो अगर कोई अपराध के लिए किसी व्यक्ति को उकसा रहा है तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कैटेगरी में नहीं जाती। इसके अलावा और आप न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते हैं, न्यायालय की अवमानना, कोई केस आया है कुछ भी है, किसी व्यक्ति विशेष तुम्हारे न्यायाधीश किसी न्यायाधीश विशेष के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, हमारे न्यायपालिका के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, तो ये आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में नहीं आता। न्यायपालिका के खिलाफ कुछ भी किसी तरीके की गलत टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, तो इसको सबको हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं करते। इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बहुत सी चीजें और शामिल है। अगर देखा जाए बोलने का दिया तो बोलने के अलावा और भी तो बहुत सी ऐसी चीजें हो सकती है जिसको हम मुंह से ना बोल रहे हैं लेकिन दूसरे किसी न किसी माध्यम से मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। ठीक, जैसे घर में बैठे हुए हैं और चूंकि पापा कहीं सुन ना ले या मम्मी कहीं सुन ना ले, इसलिए डायरेक्ट तो नहीं बोल रहे, तो क्या किया, वो ऐसे करके उठाया और ऐसे करके हरे रंग का एक साइड से बनाता है व्हाट्सएप खोला और कुछ लिख के भेज दिया। ये भी तो एक माध्यम हो गया अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का। इसको क्या कहते हैं, मीडिया, सोशल मीडिया बोलते हैं, इसको कहते हैं सोशल मीडिया। ये तो एक माध्यम है केवल। मीडिया कई तरीके के होते हैं, प्रिंट मीडिया, हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, क्या है मीडिया की तो है। तो ऐसे मीडिया की स्वतंत्रता, इसको हम लोग कह सकते हैं प्रेस की स्वतंत्रता। मीडिया की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता, ये वाली प्रेस नहीं, ठीक, प्रेस समाचार पत्र वगैरह वाली प्रेस, मीडिया जिसको बोलते हैं, ये मीडिया की स्वतंत्रता हमारी किस पे आ जाती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक, तो आपने कई बार देखा होगा बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ पे कुछ हो जाता है तो आम लोगों को जाने के भली प्रतिबंधित कर दिया जाए, लेकिन मीडिया के लोगों को जाने की आजादी होती है क्योंकि वो क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उनका मौलिक अधिकार होता है। और प्रेस की स्वतंत्रता किस पे आ जाती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाती है। ये चीज इसी में एक केस और आया था, इस केस को हम लोग कहते हैं राष्ट्रगान मामला। राष्ट्रगान मामला 1986 का इमैनुअल वर्सेस केरल राज्य, स्टेट ऑफ केरला, 1986 मामला है, इसका राष्ट्रगान मामला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अभिव्यक्ति ना करना भी शामिल है, अभिव्यक्ति ना करना भी शामिल है। जैसे मान लिया घर वालों को किसी बात को लेके कन्विंस करना है, एकदम अपने ऐसे एग्जाम्पल ले लो तो एकदम हमारे लोगों के बीच में हो, घर वालों को किसी बात को लेके कन्विंस करना है कि पापा ऐसी बात मान जाओ, मम्मी ऐसी बात मान जाओ, लेकिन ऐसी बात कहे वो मानने वाली बात ही नहीं है। तो पापा मम्मी खामोश एकदम, ना तो हाँ ना तो ना, क्योंकि ना कह दिया तो हो सकता है कोई गड़बड़ बात हो जाती है और हाँ कह दिया तो हाँ कह नहीं सकते, वीटो करना है। तो ऐसे में क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, खामोश एकदम बैठे हुए हैं, तो तुरंत क्या कहेंगे, आपकी खामोशी ने जवाब दे दिया। समझ गए नहीं समझ गए, मतलब खामोशी, खामोशी भी क्या है, एक प्रकार की अभिव्यक्ति है। ये कौन से मामले में घोषित किया गया था, राष्ट्रगान मामला। ठीक, अगर हम कुछ ना बोल रहे हैं, कुछ नहीं भी बोल रहे हैं तो वो भी एक प्रकार की क्या मानी जाएगी, हमारी अभिव्यक्ति मानी जाएगी। हुआ था इस मामले में राष्ट्रगान गाने को लेकर केरल में स्कूल में 2 बच्चे मतलब खड़े नहीं हुए थे, मतलब खड़े तो थे गा नहीं रहे, सामान्य एकदम सीधे ऐसे करके खड़े थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्रगान गाया नहीं। ये मामला पहुंच गया कोर्ट में, उनको स्कूल से निकाल दिया गया, मामला कोर्ट में पहुंचा। तो कोर्ट में पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल नहीं रहा है तो ना बोलने की आजादी भी बोलने की आजादी में शामिल रहती है। बस इतना अगर उसने कहा किया है तो राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा है तो यही माना जाएगा कि उसने राष्ट्रगान का पर्याप्त सम्मान किया। ठीक, तो ये इस मामले में अभिव्यक्ति करने में अभिव्यक्ति ना करना भी शामिल होता है। ये सब हमारे कौन से मामले हैं, 19 में
इसी में जैसे मान लीजिए हमने कहा बोलने का अधिकार है, हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो बोल तो तब पा रहे हैं जब हमारे पास कुछ जानकारी है। अगर जानकारी ही ना हो तो हम कुछ बोल पाएंगे या आप कुछ बोल पाएंगे? मतलब यह है कि बोलने के अधिकार में, अभिव्यक्ति करने के अधिकार में जानने का अधिकार शामिल है। जानने का अधिकार, राइट टू नो, जानने का अधिकार भी शामिल है कि जब हमें कोई जानकारी होगी तभी तो हम बोलेंगे। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जानने का अधिकार शामिल है। इसी अधिकार के लिए आगे चल के हमारी संसद के द्वारा एक कानून बनाया गया था, उसको कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। कब लाया गया है? 2005 आरटीआई एक्ट। तो ये पहले डायरेक्टली किसमें शामिल किया गया था? आर्टिकल 19(1)(a) में शामिल किया गया था। लेकिन वर्तमान में आरटीआई हमारा कैसा है? कानूनी अधिकार। अधिकार हमारे अलग-अलग तरीके के होते हैं, कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, या फिर और भी कई तरीके के हमारे अधिकार हो सकते हैं। तो ये हमारा कैसा अधिकार है? हमारा कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार मतलब हो गया किसी न किसी कानून के माध्यम से मिला हो। तो आरटीआई एक्ट 2005 में कहां से निकल के आया है? जानने के अधिकार से निकल के आया है। इतनी चीजें आपको किसमें ध्यान रखनी है? 19(1)(a) में। मतलब 19(1)(a) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में पहला कौन सा? प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। राष्ट्रगान मामले में कहा गया था कि अभिव्यक्ति के अधिकार में अभिव्यक्ति ना करने का अधिकार भी शामिल है, जानने का अधिकार भी शामिल है, और जानने के अधिकार को ही मान्यता देने के लिए 2005 में कौन सा बनाया गया? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम। हमको अगर किसी प्रकार की कोई भी सूचना चाहिए है तो हम उसके लिए आरटीआई दायर करते हैं उसी कार्यालय में, और वहां से हमको पर्याप्त सूचनाएं मिल जाती है। और ऐसी सूचना अगर हमको नहीं मिलती है तो उसके लिए अपील दायर कर सकते हैं। हम लोग आगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स पढ़ेंगे उसमें ये काम आएगा केंद्रीय सूचना आयोग। तो किस तरीके से काम करता है उसको देखें। अभी आपको यहाँ पे इतनी चीजें ध्यान रखो। इसी में आपका विज्ञापन का अधिकार भी शामिल हो जाता है। विज्ञापन का अधिकार, राइट टू एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन का अधिकार। किसी चीज का विज्ञापन कर रहे हैं तो विज्ञापन का अधिकार क्या माना जाएगा? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता माना जाएगा। बस गलत विज्ञापन नहीं होना चाहिए, ठीक है? मतलब इसमें जो विज्ञापन जिस तरीके का कर रहे हैं रियलिटी में कैसा विज्ञापन होना चाहिए, गलत विज्ञापन नहीं होना चाहिए। अगर गलत विज्ञापन कर रहे हैं तो वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं किया जाता। इतनी चीजें हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आ जाती है। तो चाहे उसी का नोट कर लो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिखो अपवाद, जो सारे 6 अधिकार लिख लिए, 6 अधिकार लिख लिए, अब उसमें लिखो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लिखो प्रतिबंध, लिखो अपवाद नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध, ऐसे करके युक्ति युक्त प्रतिबंध, इसको कहते हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है? युक्ति युक्त प्रतिबंध, ऐसे करके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। कौन कौन से वाले रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं आर्टिकल 19(1)(a) में? नंबर 1, राष्ट्र की एकता और अखंडता। युक्ति युक्त प्रतिबंध देखिए। अब इसमें पहला प्रतिबंध कौन सा है? राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। दूसरा देखो मानहानि, किसी की मानहानि नहीं कर सकते हैं, मानहानि। शिष्टाचार, शिष्टाचार। चौथा देखो विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। किसी को अपराध के लिए उकसाना, किसी को अपराध के लिए उकसाना, अपराध उद्दीपन, किसी को अपराध के लिए उकसाना। छठा देखो न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना, इसको अंग्रेजी में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये हो गए। इसी में देखो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, इसी में वाला पॉइंट, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित स्वतंत्रताएं भी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में
निम्नलिखित स्वतंत्रताएं भी शामिल की जाती हैं। निम्नलिखित स्वतंत्रताएं भी शामिल की जाती हैं। नंबर 1, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस, मीडिया, प्रेस की स्वतंत्रता। नंबर 2, अभिव्यक्ति न करने का अधिकार। अभिव्यक्ति न करने का अधिकार। तीसरा देखो, जानने का अधिकार, राइट टू नो, जानने का अधिकार। देखो, विज्ञापन का अधिकार, विज्ञापन का अधिकार। ये सब किसमें आ जाते हैं? अनुच्छेद 19(1) में आ जाते हैं। और ये इसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो गए कि कहां कहां पर ऐसे करके इसको प्रतिबंधित कर सकते हैं। अगला देखो, दूसरा अधिकार हमारा कौन सा है? दूसरा अधिकार हमारा क्या है कि हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार। बिना हथियारों के निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार। तो बिना हथियारों में कुछ भी सम्मेलन करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन कौन से रेस्ट्रिक्शंस है। पहला रेस्ट्रिक्शन तो यही है कि हथियार रहित होना चाहिए। हथियार रहित मतलब जब हम किसी तरीके का सम्मेलन या कुछ भी विरोध प्रदर्शन कुछ भी विरोध प्रदर्शन करना हमारा मौलिक अधिकार, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। सरकार की कोई नीति वगैरह के खिलाफ लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं तो विरोध प्रदर्शन करना, किसी भी तरीके का विरोध प्रदर्शन करना क्या है? हमारा मौलिक अधिकार है 19(1)(b) के तहत। लेकिन ये ध्यान रखना कैसा होना चाहिए? हथियार नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई हथियार उसमें यूज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ऐसे विरोध प्रदर्शन से कानून व्यवस्था को नुकसान ना पहुंचे। कानून व्यवस्था मतलब ये है कि कह दिया कि हथियार नहीं सम्मेलन करेंगे, विरोध प्रदर्शन कर रहे, हथियार नहीं करिए, लेकिन ये भी नहीं कर सकते कि पता लगे उपाधि कॉलेज चौराहे पर जाके बीच चौराहे प्रदर्शन कर रहे हैं, चारों ओर से इधर वाला भी ब्लॉक, इधर वाला भी ब्लॉक, उधर वाला भी ब्लॉक और पीछे वाला भी ब्लॉक, चारों ओर ब्लॉक करके ऐसा प्रदर्शन कर सकते क्या? ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा? कानून व्यवस्था में चुनौती उत्पन्न हो जाएगी। वरना वो कौन सा हथियार लेके आते? कोई हथियार नहीं लेके वो खाली हाथ आए हुए हैं और पता लगे रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा कर सकते क्या? नहीं कर सकते। प्रदर्शन करिए, पहली तो रिस्ट्रिक्शन यही होगी कि हथियार नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कानून व्यवस्था को किसी प्रकार की चुनौती नहीं पहुंचे, शांतिपूर्वक ढंग से करिए। विरोध प्रदर्शन करना हमारा क्या है? मौलिक अधिकार होता है, ठीक। ऐसे करिए। अगला हमारा कौन सा है? 19(1)(c). 19(1)(c) में कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई भी सभा, समिति, पार्टी वगैरह बनाने का अधिकार, एक आ गया। लेकिन इसके लिए भी ध्यान रखना है कि ऐसी कोई सभा, समिति या पार्टी नहीं बनाएंगे जो राष्ट्र की एकता या फिर अखंडता को चुनौती पहुंचाती है। कोई पार्टी ऐसी नहीं बनी, जैसे मान लिया हमने एक पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी बनाई गई है, कैसी है? एक हमारे मौलिक अधिकार के तहत बनाई गई है। कौन सी के तहत मिला है? 19(1)(c) के तहत मौलिक अधिकार बनाई। लेकिन ये बताओ कि ऐसी कोई पार्टी बना, भारत तोड़ो पार्टी, ऐसी कोई पार्टी बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि ऐसी पार्टी बनाने से क्या हो जाएगा? राष्ट्र की एकता और अखंडता को चुनौती पहुंचेगी। तो बाकी पार्टी बनाए, ठीक ठाक नाम से, सही ढंग से बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राष्ट्र की एकता और अखंडता को चुनौती पहुंचाने वाली ऐसी कोई संस्था, समिति नहीं बना सकती। एक ये इस पर रेस्ट्रिक्शन हो गया। 19(1)(d) में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में क्या किया गया है? अबाध संचरण करने का अधिकार। अबाध संचरण, बिना बाधा के आराम से घूमो फिरो। भारत का जितना राज्य क्षेत्र है, भारत के राज्य क्षेत्र का मतलब हो गया ऐसे करके हमें पूरा का पूरा भारत देखते हैं, ऐसे करके हमें जो पूरा भारत देख रखा है, ये और ये उधर किसकी सीमा, ये जितना भी हमारा भारत है, इस भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी घूमने फिरने चाहिए। ये क्या है? हमारा मौलिक अधिकार है। कौन से के तहत? 19(1)(d) के तहत। लेकिन इस पर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए। पहला रेस्ट्रिक्शन ये है कि हम जहां पर भी घूमने जाएंगे तो अगर वहां पर किसी प्रकार की कोई जनजाति या आदिवासी वगैरह रहते हैं, अगर उनके हित प्रभावित हो रहे हैं हमसे या उनकी वजह से हम प्रभावित हो रहे हैं, ऐसी जगह पर जाने से क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। आपको एक एग्जांपल के दिया हुआ सेंटिनलीज जनजाति, सेंटिनलीज पता नहीं बता आया कि नाम? ये सेंटिनलीज जनजाति, सेंटिनलीज, ओंग, जोरबे आए थे ना? नहीं आए थे ना? आए थे
आज जैसा कि ये जनजाति की बहुत हिंसक जनजाति है। अमेरिका के किसी एक नागरिक का मैं एग्जांपल दूंगा, अमेरिका का एक नागरिक घूमने आया था, उसको इन लोगों ने मार दिया था। ठीक है, होता है ये लोग बहुत हिंसक है। अभी पता लगा तीर कमान लेके जो चलते हैं और प्राकृतिक तरीके से पूरे रहते हैं, हम लोगों से जुड़े हुए ही नहीं। वो गए जोर में है, सेंट नदी है और यहीं पे ऐसे द्वीप में सेंट नदी द्वीप वगैरह वहीं पे लोग रहते हैं। तो ये बहुत हिंसक है। पता नहीं इनके ऊपर अगर हेलीकॉप्टर में निकलते चले जाए तो नीचे से तीर छोड़ते हैं और ऊंचे नहीं बनाता है, लेकिन नीचे से तीर छोड़ते हैं क्योंकि ये थोड़े से बहुत पीछे है। ऐसी जगह पर जाना खतरे से खाली है ना, एकदम बहुत रिस्क लेंगे, कोई बात नहीं, भगवान की गाड़ी है। ऐसी जगह जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। तो ऐसी जगहों पर जाने से भारत सरकार क्या करती है? प्रतिबंधित करती है। दूसरी बात ये मुझे औद्योगिक की जगह पे जाने से, क्योंकि चूंकि सीधी सी बात है ये लोग हम लोगों की सोसाइटी से परिचित नहीं है। हम लोगों का जैसे हम लोग चूंकि यहाँ पर रहते हैं, हम लोगों का जैसा क्लाइमेट है, हम लोगों का इम्यून सिस्टम वैसा ही है, इन लोगों का इम्यून सिस्टम अलग है। पता लगे हम इनके द्वीप में जाए, कोई किसी को बीमारी लेके चलेगा, इन लोगों का तो बेचारा का टीकाकरण भी नहीं हुआ है, टीकाकरण भी नहीं हुआ है, तो पता लगे पूरी की पूरी जनजाति क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। तो ऐसे में इनका अस्तित्व क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ऐसी जगह पर जाने से क्या किया जा सकता है? प्रतिबंधित किया जा सकता है। आराम से जाइए बाकी जगहों पर, लेकिन जहाँ पर जाने से भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है वहां पर लोग नहीं जा सकते। यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप के कई ऐसे द्वीप हैं जहाँ पर भारत के किसी भी देश के कहीं का भी कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। उस पर क्या किए हैं? रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए। ये बात। अगला कौन सा है? भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी बस जाने का अधिकार। यही वाला रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पे। जब वहां पे जाने नहीं दे रहे तो रहने का अधिकार दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। तो जो रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे है वही रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगभग सेम। 19 जी की बात करें, यहाँ पे कहा गया है किसी भी प्रकार की कोई भी व्यक्ति उपजीविका या फिर व्यवसाय करने का अधिकार। हम लोग जो चाहे वो अपना व्यवसाय वगैरह कर सकते हैं, ये हमारा क्या है? मौलिक अधिकार। तो जो चाहे वो व्यवसाय कर सकते हैं, कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन होगा, कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन होगा। और ऐसा थोड़ी है कि हमने कह दिया कि कोई व्यवसाय वगैरह करे लो ठीक है, जैसे मूवी दिखाते हैं ऐसे गोविंदा आया टूटा फूटा आया, ऐसे हाथ पता लगे पट्टी बंधा हुआ है, जज साहब मेरे पास वकील नहीं, अपना मुकदमा खुद ही लड़ेंगे। ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। मूवी दिखाने के बाद लगे यहाँ पे कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन लगाए गए? पहला रेस्ट्रिक्शन ये होता है कि अगर किसी व्यवसाय के लिए कोई स्पेशल टेक्निकल एजुकेशन की जरूरत है, किसी प्रकार के व्यवसाय के लिए कोई टेक्निकल एजुकेशन की जरूरत है, तो ऐसे व्यवसाय को अगर हम वो टेक्निकल एजुकेशन नहीं रखते तो ऐसा व्यवसाय नहीं कर सकते। यहाँ से पढ़ के गए, सोचा कि खाली यहाँ से जाते हैं 2 घंटा पढ़ते हैं, खाली बैठे रहते हैं। और ये हमारा दोस्त है एमबीबीएस करके आया था, डॉक्टर बन गया है, ये खाली एक ऑपरेशन करता है 25-30 घंटे कर लेता है, खाली काय बैठे। हम भी पहले एक बार देखते कैसे करके करता है, फिर हम भी करेंगे। कर सकता है कैसा? नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए स्पेशल टेक्निकल एजुकेशन चाहिए। वो भी कुछ दिन पहले एक चर्चा में आया था, यूट्यूब पे किसी ने देख के अपने पेट का ऑपरेशन किया था, देखा था? देखा था। ऐसा कुछ कर सकते क्या? नहीं कर सकते। आज बेचारा बंदा किया, कल किसी और का कर देगा, तो ऐसा नहीं कर सकते। प्रत्येक चीज का व्यवसाय करने का अधिकार है, लेकिन ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं अगर किसी व्यवसाय के लिए स्पेशल टेक्निकल एजुकेशन की जरूरत है। जैसे मान लिया मेडिकल, ठीक है, अभी हम यहाँ से पता लगे पढ़ाई जा रहे हैं, तो खाली यहीं से तो पढ़ाई जाते हैं, बाकी क्या करते हैं? मेडिकल स्टोर खोल लेते हैं, आराम से दवाई बेचेंगे। कर सकते क्या ऐसा? नहीं कर सकते। पता लगे करा क्या है? बीकॉम किया, एमए किया, नेट किया, बीएड किया, कहीं पर भी पता लगे मेडिकल की कोई डिग्री तो ही बी फार्म डी फार्म तो कुछ नहीं कर सकते कैसा? नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या है? उसके लिए स्पेशल एजुकेशन की जरूरत होती है। और अगर भारत सरकार ने कोई व्यवसाय अपने लिए रिजर्व कर रखा है, कोई व्यवसाय अपने लिए रिजर्व कर रखा है, तो ऐसा व्यवसाय नहीं कर सकते। जैसे मान लिया एमएससी कर रखी, पीएचडी कर रखी, एमएससी बाद पीएचडी कर रखी, कौन से? केमिस्ट्री से। एमएससी किया केमिस्ट्री से, उसके बाद पीएचडी कर ली, और पीएचडी में टॉपिक कौन सा चूज किया? न्यूक्लियर साइंस। अब कहे अब तो हम आराम से न्यूक्लियर नॉलेज पूरी है, अब न्यूक्लियर बम बना के बेचेंगे। कर सकते कैसा? नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है? भारत सरकार ने क्या कर रखा है? रिजर्व कर रखा है। ऐसा कोई व्यवसाय जो भारत सरकार ने या तो रिजर्व कर रखा हो, या फिर उसके लिए कोई टेक्निकल एजुकेशन की जरूरत हो, या फिर भारत सरकार ने उस व्यवसाय को प्रतिबंधित कर रखा हो, तब भी ऐसा व्यवसाय लोग नहीं कर सकते। पता है यहाँ से गए, कोई बात नहीं, अभी बेचेंगे, बेच सकते क्या? नहीं बेच सकते, क्योंकि वो क्या है? प्रतिबंधित है। तो अगर कोई ऐसा व्यवसाय है जो प्रतिबंधित है
या भारत सरकार ने उसके लिए रिजर्व कर रखा है या फिर उसके लिए स्पेशल एजुकेशन की जरूरत है, ऐसा व्यवसाय हमारे 19(1)(g) की कैटेगरी में नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं 19(1)(g में। बाकी इन दोनों के बारे में कैसे हैं, सेम। इसका और से नोट कर लो, 19(1)(g के आगे लिख लो, ऐसा करके लिख लो कि भारत में, एक पॉइंट बना के लिख लो, भारत में अनुच्छेद 19(1)(g, भारत में अनुच्छेद 19(1)(g के अंतर्गत 19(1)(g) ABCD वाला G के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिबंध लगाए गए हैं, निम्नलिखित प्रतिबंध लगाए गए। नंबर 1, यदि किसी व्यवसाय के लिए, यदि किसी व्यवसाय के लिए विशेष योग्यता की जरूरत हो, यदि किसी व्यवसाय के लिए विशेष योग्यता की जरूरत हो, मतलब जो 19(1)(g में जो हमारे व्यवसाय करने का अधिकार दिए गए, इसके रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है। पहला रेस्ट्रिक्शन कौन सा है, यदि किसी विशेष योग्यता की जरूरत हो। दूसरा पॉइंट, किसी विशेष योग्यता, स्पेशल एजुकेशन, क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, किसी विशेष योग्यता की जरूरत हो। नंबर 2, यदि किसी व्यवसाय को, यदि किसी व्यवसाय को भारत सरकार ने, यदि किसी व्यवसाय को भारत सरकार ने रिजर्व, क्या बोलते हैं, रिजर्व, आरक्षित, भारत सरकार ने अपने लिए आरक्षित या रिजर्व कर रखे हो, यदि किसी व्यवसाय को भारत सरकार ने अपने लिए आरक्षित कर रखा हो। नंबर 3, यदि किसी व्यवसाय पर, यदि किसी व्यवसाय पर भारत सरकार ने, यदि किसी व्यवसाय पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा हो, भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा हो, तो इस प्रकार के व्यवसाय हम लोग नहीं कर सकते, बाकी आराम से व्यवसाय करें, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। ये वाली आर्टिकल 19 के तहत प्राप्त 6 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई। याद नहीं कि 6 किसी हो, एक बार बता दो, सबसे पहले कौन सा अधिकार है, बोलने का अधिकार, फिर हथियार सम्मेलन करने का अधिकार, फिर सभा समिति बनाने का अधिकार, फिर घूमने फिरने का अधिकार, फिर बस जाने का अधिकार, फिर व्यवसाय। यानी कि जब बोलेंगे तो लड़ाई होगी, लेकिन लड़ाई करनी है शांतिपूर्वक करनी है, बिना हथियारों करनी है। ठीक है, तो कौन सा हो गया, हथियार। तो तीसरा कौन सा हो गया, जब हथियार बिना हथियारों करेंगे तो अकेले लड़ने जाएंगे तो ज्यादा हथियार रहेगा, पूरा फुट लेके जाए, पूरा फुट लेके जाएंगे, तो क्या करेंगे, सभा समिति बनाने का। ऐसा करते हैं, मौके को टाल देते, कहीं ना कहीं घूमने चले जाते। चौथा अधिकार कौन सा हो गया, घूमने फिरने का अधिकार। जब घूमेंगे फिरेंगे, पता लगे किसी पहाड़ी जगह घूमने चले गए, नेपाल चले गए घूमने, वाह क्या काटना बढ़िया लग रहा है, रहेंगे वहीं रह जाने का अधिकार, नेपाल में खड़ी का एग्जाम्पल लिया, रहेंगे भारत के क्षेत्र के अंदर में ही। तो पांचवा कौन सा हो जाएगा, बस जाने का अधिकार, वहां पे रहेंगे तो काम धंधा कुछ सोचेंगे, बस ऐसे ही घर से फोन करते थे पैसा मंगाते रहेंगे, ठीक है, वहां पे काम धंधा देखेंगे। तो छठा अधिकार कौन सा हो जाएगा, व्यवसाय करने का अधिकार। बाकी सब पर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, या फिर रेस्ट्रिक्शन ध्यान रखो कि कौन से रेस्ट्रिक्शंस किसके लिए है। अगला जो हमारा कौन सा है, 19 के बाद अगला हमारा आता है आर्टिकल 20। 19 के बाद अगला हमारा स्वतंत्रता के अधिकार में आ जाएगा आर्टिकल 20। हाँ इंटरनेट की स्वतंत्रता नहीं हो सकती, इंटरनेट, हाँ ये मीडिया में ही आ जाता है। हाँ जैसे सोशल मीडिया में ये सब हमारे जैसे इंटरनेट का अधिकार हो जाता है। इंटरनेट का अधिकार आपका आर्टिकल 21 में भी शामिल कर दिया जाएगा, ठीक है, जिसको लोग बोलते हैं गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। क्योंकि इंटरनेट काफी व्यापक है और ब्रॉड एरिया है, तो इंटरनेट के माध्यम से इनको सूचना मिलती है। आज पूरा डिजिटल इंडिया है, अगर इंटरनेट ही ना चले तो इसको शटडाउन बोलते हैं। अगर पता लगे 2 घंटे के लिए शटडाउन कर दिया जाए तो पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी 2 घंटे में। ठीक, तो अभी एक डेटा आया था
उसमें शायद भारत सर इस बार के इंटरनेट शटडाउन वाले साथ दूसरे नंबर पे है। म्यांमार साथ पहले नंबर पे था, भारत दूसरे नंबर पे 80 वाले तो सर हमारे शटडाउन किया है। तो अगर बार-बार शटडाउन किया जाए, इंटरनेट ना मिले, तो पहली बात तो हमारे जानने का अधिकार प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, कौन से अधिकार में आ जाएगा? उन्नीस में आ जाएगा, जानने का व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि जानने का उसमें आ जाएगा। और दूसरा, अगर इंटरनेट बंद कर दिया जाए तो सीधी सी बात है, बहुत सी सूचनाओं चीजों तक हमारी पहुंच से दूरी बन जाएगी। तो इससे हमारे गरिमापूर्ण जीवन को भी क्या पहुंचेगी? चुनौती पहुंचेगी। ठीक है, क्या 21 में भी आ जाए, लेकिन मेन रूप से कौन से में आ जाता है? अभिव्यक्ति वाले में। ठीक, 19 वाले में रूप से आ जाएगा। अगला दोबारा कौन सा है? 20। ऐसे ही तो जैसे 19 का बनेगा 19 और एक आर्टिकल हमारा 21, दो आर्टिकल ऐसे हैं जिसका बहुत ज्यादा विस्तार किया गया है। 21 तो इतना ज्यादा विस्तार किया गया है कि अगर कहीं पे कोई ऐसा आर्टिकल है जो आपको यहाँ पे ना मिले तो आपको लगे कि हाँ ये अधिकार होना चाहिए, ठीक, तो कौन से में शामिल कर देंगे? 21 में शामिल कर देंगे। ऐसे बहुत से अधिकार है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 में शामिल किया, गरिमापूर्ण जीवन के लिए वो जरूरी चीज है। ठीक, अभी 21 आएगा तो उसमें देखेंगे। तो अगला हमारा कौन सा जाता है? आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में कहा गया है अपराधों एवं दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम अपराध किया है और दोष सिद्धि का मतलब कन्विक्शन, उसको कन्विक्शन करना है उसका, तो अपराध करने के बाद दोष सिद्धि के दौरान उसके पास कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। तो किसी व्यक्ति पर अगर कोई आरोप लगाया गया तो आरोप लगाने मात्र से तो वो व्यक्ति अपराधी नहीं हो गया। भाई किसी व्यक्ति ने कोई कुछ भी किया, मैंने हम ही है यहाँ पे, हम पे किसी व्यक्ति ने आप पे कोई आरोप लगा दिया कि नहीं इन्होंने ये किया वो किया, तो आप पे आरोप लगा देने मात्र से हम अपराधी तो नहीं होंगे। अपराधी तब माने जाएंगे जब वो आरोप क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, आरोप सिद्ध हो जाएगा तब अपराधी माने जाएंगे। अपराधी और आरोपी में अंतर होता है। ठीक है, तो सिर्फ आरोप लगा देने मात्र से सामने वाला व्यक्ति क्या होता है? आरोपी होता है। जब वही आरोप सिद्ध हो जाएगा, दोष सिद्ध हो जाएगा, तब वो कौन बन जाएगा? अपराधी बन जाएगा। इसमें कन्विक्शन, दोष सिद्धि को क्या होता है? कन्विक्शन बोलते हैं। तो अपराध और दोष सिद्धि की प्रक्रिया के दौरान भी उस व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। जो कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं? पहले हम लोग बोलते हैं भूतलक्षी दांडिक विधियों से, भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण, रेट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं। भूतलक्षी का मतलब रेट्रोस्पेक्टिव। अभी बताते हैं उसको क्या होता है। रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव मतलब भविष्यलक्षी, रेट्रोस्पेक्टिव। तो ये बात है भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण के तरीका दिया। भूत आ गया अभी बताते क्या होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा अधिकार होता है अपराध और दोष सिद्धि के संबंध में। इसको कहते हैं कि एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। इसको सामान्य शब्दों में बोलते हैं दोहरे दंड से उन्मुक्ति। दोहरे दंड से उन्मुक्ति। पहला अधिकार कौन सा होता है? भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण। दूसरा कौन सा है? दोहरे दंड से उन्मुक्ति, मतलब एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। और तीसरा यहाँ पे कौन सा अधिकार आ जाता है? तीसरा अधिकार आता है स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से तीन प्रकार के अधिकार होते हैं जब किसी व्यक्ति को अपराधी ठहराया जाता है, दोष सिद्धि की उसकी कन्विक्शन की प्रक्रिया चल रही है। पहला कौन सा? भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण। एक शब्द का इसका मतलब है, पहला अक्षर कौन सा है? शब्द कौन सा है? भूतलक्षी। दूसरा शब्द कौन सा है? दांडिक विधियां। विधि मतलब कानून। तो देखो कानून की अगर बात करेंगे तो विधियों को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कल भी हमने आपको बताया विधि मतलब कानून। तो विधि हम दो प्रकार की हम लोग ले सकते हैं। एक कौन सी है? सिविल, और दूसरी कौन सी है? क्रिमिनल। इनका बताइए, सिविल को क्या कहते हैं? दीवानी मामले, और इसको क्या कहते हैं? दांडिक। इसको कहते हैं दांडिक या आपराधिक या फिर फौजदारी मामले, कुछ भी लिखा हुआ है, चाहे दांडिक मामला मिल जाए, आपराधिक मामला मिल जाए, फौजदारी मामला मिल जाए, ये सब किसको कहते हैं? क्रिमिनल को। और सिविल मामलों को क्या कहते हैं? दीवानी मामला कहते हैं।
यहाँ पर देखो शब्द कौन सा लिखा गया है, डांडिक विधियां, मतलब हमको कहां तक सीमित रहना है, यहाँ तक। ठीक है, हमको इससे मतलब ही नहीं भाई, हमको इससे मतलब नहीं है, हमको इस वाले आर्टिकल में किस पे फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल विधियों पे फोकस करना है। दूसरा शब्द कौन सा है, भूत लक्षित, इसको और थोड़ा सा तोड़े हम लोग, तो भूत मतलब भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीन प्रकार के काल होते हैं। भूत मतलब पास्ट, जो समय निकल चुका है, और लक्ष्य मतलब उसको टारगेट करते हैं। ठीक, तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जो डांडिक विधियां होती हैं, क्रिमिनल लॉ होते हैं, इन क्रिमिनल लॉ को हम लोग क्या कर सकते हैं, भूत लक्षी यानी कि बैक डेट, यानी जो समय गुजर चुका है उस डेट से क्या किया गया है, संरक्षण दिया गया है। सीधा सा मतलब ये हुआ कि क्रिमिनल केस को या क्रिमिनल लॉ को हम लोग बैक डेट से लागू नहीं कर सकते। ठीक है, संविधान की भाषा इसको ये बोलते हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा तब तक उसको अपराधी उसको नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने जो कृत्य किया है उस कृत्य को करते समय वो किसी अपराध के रूप में ना माना गया। उसने अगर किसी विधि का उल्लंघन किया गया तभी उसको दोषी ठहराया जाएगा, अन्यथा उसको दोषी नहीं ठहराया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हम आते हैं रोज और हमारे घर की बाइक यहाँ पे लाके खड़ी कर देते हैं। अभी तक ये क्राइम नहीं है कि हाँ यहाँ पर ये पार्किंग नहीं है, यहाँ पर बाइक खड़ी करना प्रतिबंधित है, ऐसा किसी प्रकार का कोई कानून नहीं है। अब मान लिया कि आज कितनी तारीख है, 23/7/2025, ये है। हमने 22 को भी लाके खड़ी की थी, 22/7/2025 रोज ही लाके यहाँ पर खड़ी करते हैं। हमने मान लिया 22 को भी लाके खड़ी की थी। आज संसद में मानसून सत्र चल रहा है, आज संसद में एक कानून आया और उस संसद में एक कानून पारित कर दिया गया कि अगर कोई भी बाइक किसी भी स्कूल कॉलेज वगैरह के गेट के अंदर आती है, समझे, गेट, अगर किसी भी स्कूल में मानकर कोई भी हो उसमें अगर किसी भी तरीके की बाइक, चाहे कोई हो, चाहे स्टाफ हो, स्टूडेंट हो, कोई हो, अगर किसी तरीके की बाइक, कार वगैरह कुछ भी गेट के अंदर आती है तो क्या माना जाएगा, एक प्रकार का क्राइम माना जाएगा और उसके लिए 3 साल की सजा दी जाएगी। ठीक है, ये हमने एक ऐसे करके कानून बना दिया। ये कानून आज ही आया, आज ही ये कानून आया। आज हमको जैसी पता, हम तो कानून अपने बाइक लाके खड़ी की थी और सरकार ने ये कानून लागू कर दिया और कह दिया कि हम इसको कब से लागू करते हैं, हम इसको 21/7/2025 से लागू करते हैं। अब 3 साल तक अपन कुमार गुप्ता जा रहे हैं। ये तो ये सही हो गया, गलत हो गया? तो गलत हो जाएगा भाई। हमने अगर कल यहाँ पे बाइक खड़ी की थी तो क्यों खड़ी की थी, क्योंकि कल तक ये ऐसा कार्य किसी प्रकार का कोई भी क्राइम नहीं था। तो आप आराम से उसको क्राइम घोषित कर सकते हैं, लेकिन इसको मैक्सिमम अब से लागू करें, प्रेजेंट इस समय से, जो समय बीत चुका है उस समय से इसको लागू नहीं करें। ठीक, तो पहला इसका मतलब ये होता है कि भूत लक्षित विधियों से संरक्षण का कि किसी प्रकार की क्रिमिनल विधि को बैक डेट से लागू नहीं करेंगे, पहला मतलब है। दूसरा इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी कृत्य को करते समय जितनी सजा निर्धारित थी उतनी ही सजा दी जाएगी, उससे ज्यादा सजा नहीं दी जाएगी। इसका अब एक एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लिया कि मान लीजिए ये क्राइम है, मैंने एक एग्जाम्पल पर मान लिया कि बाइक खड़ी करना भी क्राइम है बना हुआ, लेकिन इसमें क्राइम क्या बना हुआ है कि अगर ऐसा क्राइम किसी व्यक्ति ने किया और अगर पकड़ गया तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 500 रुपया का जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, ये इस पे सजा कितनी है, 500 रुपए के जुर्माने की सजा है, ये सजा है। तो अभी बताओ, हमें ऐसा लगता है कि बाहर अगर खड़ी करी कहीं ज्यादा नुकसान हो गया तो ज्यादा दिक्कत है, यही खड़ी कर देते हैं, अगर तुक्के किसी दिन पकड़ गई तो 500 रुपया दे देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी कौन सा कानून लागू होता है, 500 रुपया जुर्माने का कानून लागू होता है। हमने आज खड़ी करी, आज का कल भी खड़ी की थी, 22/7 कल भी खड़ी की थी, तो कल तक का इसमें जुर्माना कितना, 500 रुपए के साथ बन रहा है। आज मान लीजिए सरकार ने कानून पारित कर दिया कि लोग मानते ही नहीं है, 500 रुपए का जुर्माना बहुत कम है, ऐसा करते हैं सजा थोड़ी सी बढ़ाते हैं और इसमें कह दिया कि अगर आप ऐसा किया गया तो 500 रुपए जुर्माना के साथ साथ 2 महीने की सजा भी मिलेगी। ठीक है, ये कर दिया गया। हमें जैसी ये कानून की जानकारी होगी, अच्छा आप 2 महीना के अंदर भी चले जाओगे, तो ऐसा करते हैं आज 23 तारीख को यहाँ पे बाइक खड़ी नहीं करेंगे। हमने कहाँ खड़ी कर दी इसको, हमने गेट पे खड़ी करी, लेकिन कल जब हमने खड़ी की थी बाइक
तो कल हमारी बाइक पकड़ गई थी, मान लिया किसी तरीके से। अब इस पे हमारा केस ये चल रहा है, चालान की प्रक्रिया पूरी चल रही है। अब मान लिया आज 23 तारीख को कानून कौन सा लागू हो गया है, 500 रुपए और 2 महीने वाला। जिस समय हमारी बाइक पकड़ी गई थी उस समय के कानून कौन सा लागू होता था, केवल 500 रुपए वाला। मान लिया इस केस पे कल डिसीजन आना है, 24/7 को डिसीजन आना है। तो ये बताओ हमारे हमने होगा वो केवल 500 रुपया का जुर्माना होगा या 500 रुपया जुर्माना 2 महीने की सजा होगी? 500 रुपया जुर्माना, लेकिन कानून तो वाला लागू हो गया। तो ये अब लागू होगा, ये तो अब लागू होगा, ठीक है। यानी कि यही चीज है कि जब कृत्य करते समय जो कानून लागू था वो कौन सा था, ये वाला, ठीक है। कृत्य करते समय जितनी सजा निर्धारित थी उतनी ही सजा दी जाएगी, उससे अधिक सजा नहीं दी जाएगी, चाहे डिसीजन कब भी आए, ठीक है। इसका एक आपको केस ही बता देते हैं, 2012 का साथ में निर्भया वाला सुना होगा, दिल्ली वाला केस। तो निर्भया वाले दिल्ली वाले केस में जो 5 लोग शामिल थे उसमें एक नाबालिग था, एक नाबालिग था और 4 लोगों को बालिग की तरह ट्रीट किया गया। इन 5 को सजा तो बाद में हुई, लेकिन इससे पहले ही आईपीसी सीआरपीसी ने चेंज कर दिया गया था। वो एक कोई समिति बनाई गई थी, नाम याद नहीं आ रहा है, वो समिति की सिफारिश पर आईपीसी सीआरपीसी ने चेंज भी कर दिया गया था। और ये चेंज किया गया था कि अगर किसी जघन्य क्राइम में अगर कोई नाबालिग पकड़ा भी जाता है तो 16 वर्ष तक का सजा बनाया जाए, कि 16 वर्ष से ऊपर का है तो उसको एक बालिग की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये कानून लागू होता है, ठीक। लेकिन और ये कानून बन जाने के बाद इन लोगों को सजा दी गई, बावजूद इसके इस एक को छोड़ दिया गया, 3 साल 5 साल घर में रखने का छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि जिस समय ये क्राइम किया गया था उस समय ये वाला कानून लागू नहीं था, उस समय के लिए जो कानून लागू होता है वही इनमें लागू होता है। तो कृत्य करते समय जितनी सजा निर्धारित है उससे अधिक सजा नहीं दी जाएगी और किसी भी क्रिमिनल कानून को हम लोग बैठ कर से लागू नहीं कर सकते। ये वाला कौन सा आर्टिकल है, 20A, क्लियर नहीं बात, ये वाला। दूसरा देखो कौन सा है, दूसरा इसी 20 में आ जाता है कि एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। पुरानी मूवी देखते हैं हम लोग नहीं देखते हैं, देखते हैं एक मूवी देखी होगी, अगर देखो तो अमिताभ बच्चन की मूवी है आखिरी रास्ता, ठीक है। उसमें अमिताभ बच्चन का डबल रोल है, बेटा भी अमिताभ बच्चन और पापा भी अमिताभ बच्चन। तो वो एक जो पापा अमिताभ बच्चन थे उन्होंने किसी एक व्यक्ति की हत्या के जुर्म में एक बहुत लंबी जेल की सजा काट दिया है, फंसा दिया गया किसी तरीके उसको फंसा गया, वो जेल की सजा काट दिया है। उसके बाद जब वो जेल से छूट के आए तो जेल से छूटने के बाद हमने देखा यहाँ रोड पे वही व्यक्ति जा रहा था जिसकी हत्या के जुर्म में जेल की सजा काट के आए। उसने क्या किया, जो फिर से कर दिया मर्डर वहीं पर उसी चौराहे पर उस व्यक्ति का मर्डर कर दिया और जाके कोर्ट में सरेंडर कर दिया। एकदम शांति से पहले पूरी प्रक्रिया सुन रहे कि जज साहब भाई तो क्या करते, जज साहब जब सजा सुनाने वाले थे तब होगा जरा रुको पहले बात शुरू हो जाए। तब जज साहब को पता था कि हमारी पुरानी फाइल खोल के देखो कि हमने जो सजा काटी है वो किस अपराध में काटी है। तो जिस व्यक्ति की हमने हत्या की है इसी व्यक्ति की हत्या के जुर्म में तो हमने सजा काटी है और उसी व्यक्ति की हत्या के जुर्म में फिर से सजा काहे को काटे। हत्या एक ही व्यक्ति की है, एक ही अपराध है, एक ही अपराध के बाद में एक से अधिक बार दंडित किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। भाई सजा तो काट चुके हैं, तो चाहे पहले सजा काटी हो चाहे बाद में सजा काटी हो, तो एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बच गए। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, मान लिया एक है A और दूसरा व्यक्ति है B, दो लोग हैं, दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ तो A ने B को ऐसा मारा, B का हाथ टूट गया तो इसने जाके अपना मेडिकल कराया, दवाई करवाई, लेकिन किसी वजह से वो हाथ थोड़ा सा सही से नहीं हुआ, तिरछा हो गया, किसी वजह से हाथ तिरछा हो गया। इसने मुकदमा ऊपर दिखाया था और A को सजा हो गई 5 साल। इस मामले में A को सजा हो गई 5 साल की। इसका भी हाथ सही हो गया, लेकिन सही तो हो गया, लेकिन किसी वजह से वो हाथ पहले की तरह नहीं है, ठीक है, मतलब पहले तिरछा है, कुछ भी पहले की तरह नहीं है। किसकी वजह से अगर उसका यह हाथ खराब है, किसकी वजह से? एक ही वजह से है। ये 5 साल पूरी सजा काटने के बाद वापिस आ गया, उसको 5 साल सजा बोलेगी ना, इसलिए अपील ऊपर करेगी 5 साल ज्यादा है और ना इसलिए ऊपर अपील कर दी कि 5 साल कम है, कोई बात नहीं, 5 साल है पर्याप्त है। ये 5 साल की सजा काट के चला आया। अब जब भी इसको देखता है तब तक इसको गुस्सा आती नहीं कि ये तो 5 साल की सजा काट के चला आया, लेकिन मेरा हाथ सही नहीं। फिर अब ये पहुंच गया जज साहब कि
कि ना भैया 5 साल की सजा कम है, फिर से मुकदमा लिखाएंगे और फिर से जो इस पे केस चले, चल सकता है क्या? नहीं चल सकता, क्योंकि इसने क्या किया है कि एक अपराध के लिए इसने एक बार सजा पूरी कर दी। अब अगर तुम्हारा का मुकदमा लिखाना है तो दूसरा वाला हाथ छोड़े तब जाके मुकदमा लिखाए, ऐसा करेगा क्या? नहीं करेगा। मतलब एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित किसी व्यक्ति को नहीं किया जाएगा। ये कौन से आर्टिकल में बात की है? आर्टिकल 20 में पार्ट 2, ठीक है। तीसरा हमारा कौन सा आता है? स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, तो अपने आप अगर मान जाए तो बात अलग है, लेकिन गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझो, कुछ टेस्ट किए जाते हैं, इनमें एक आपका होता है लाई डिटेक्टर टेस्ट। लाई डिटेक्टर टेस्ट तरीके तरीके होते हैं, और एक होता है पॉलीग्राफी टेस्ट। पॉलीग्राफी टेस्ट, पॉलीग्राफी ऐसे और भी टेस्ट होते हैं, वो मूवी में दिखाते हैं ऐसा करके, यहाँ पे सारे तार वार लगा के वो टीवी में पूरा कंप्यूटर में चल रहा सिस्टम। जैसे मान लिया एग्जाम्पल तो मैं बता, मान लिया आप कोई गलत काम करके आए, आपको ऐसा लग रहा है किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जैसे ही घर के अंदर पहुंचे ऐसे तुक्के तुक्के में पापा ने लिया, कहाँ से आ रहे हो, क्या करके आ रहे हो, आपको लग रहा है, आपको पता है पापा ने देखा, लेकिन कभी एकदम दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, लगता है पापा ने देख लिया, आप तो बढ़िया तरीके से पाए गए, ठीक है। तो दिल की धड़कनें बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी, लेकिन दिल की धड़कनें फील कौन कर रहा है? आप केवल आप करेंगे। जो व्यक्ति छिपा रहा है भाई तो फील कर, पापा को थोड़ी सा दिल के अंदर पता लगा किसकी धड़कनें बड़ी हुई है कि नॉर्मल है, नहीं पता लगेगा, लेकिन यही चीजें कंप्यूटर में पता चल जाती है, ठीक है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अगर झूठ बोल रहा है तो झूठ बोलने पर उसके शरीर में किसी न किसी तरीके के चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं उस समय के लिए, लेकिन वो चीजें नॉर्मली नहीं दिखती हैं। वो चीजें अगर टेक्निकली अगर हम लोग सोचने समझने पूछते तब दिख जाती होता है। जैसे हमारा दिमाग को ऐसे करके सब इधर तार वार लगा रखे हैं और तार लगाने के बाद ऐसे करके पड़ोस में कैसे कंप्यूटर रखा हुआ है, उस कंप्यूटर से पूरा कनेक्ट कर रखा हो और यहाँ कैसे करके लाइन ऐसे करके चल रही है। पूछा गया हमसे कि बताओ अच्छा कल 11 बजे शाम को आप कहाँ थे? आप सीधे बता देंगे, सही से बता दिया। इस 11 बजे को हम जो है अपने घर के बाहर वहाँ पे खड़े हुए थे तो हमारा मित्र आ गया था, उन्हीं से बात कर रहे थे। अगर हम सही बोल रहे हैं तो लाइन ऐसे करके नॉर्मल चलती रहेगी, ठीक है। और जैसे बता रहे उसने मुझको, लेकिन जिस समय 11 बजे थे उसके जस्ट बाद ऐसा ऐसा क्राइम हुआ था और क्राइम बताने का लीड किया है, ठीक है। उसका पूछे कि 12 बजे ऐसा क्राइम हुआ था, 12 बजे आप क्या कहाँ थे? अगर उसका बता दिया तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसा करते छिपाए देते हैं। फिर हमने कहा नहीं 12 बजे तुम घर पे आके सो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में हल्का सा लगे कि अरे झूठ बोल रहे, तो जैसे ही हल्का होगा फिर तुरंत ये लाइन में से लगे, ठीक है। तुरंत यहाँ पे कंप्यूटर गया, तुरंत तो पकड़ेगा यहाँ पे बेटा झूठ बोले हो, यहाँ पे तो तुम सही बोले लेकिन यहाँ पे हल्का सा झूठ बोले हो, ऐसे करके क्या हो जाएगा कि हमें क्लियर सामने पता चल जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए टेस्ट जिसको बोलते हैं, डीएनए टेस्ट, ये सब क्या है? ये एक प्रकार से स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के समान है। जैसे मान लिया ये बात हमसे अगर पूछी जा रही है तो एक प्रकार से स्वयं से हम स्वयं के लिए मान रहे हैं कि हाँ ये वाला क्राइम हम करके आए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम स्वयं को मान रहे हैं, या फिर किसी कृत्य के लिए हमारा डीएनए टेस्ट करवाया जाए। किसी तरीके का कोई क्राइम कोर्ट का केस हुआ है नारायण दत्त तिवारी का, एनडी तिवारी का सुना था नहीं सुना था? एनडी तिवारी का केस सुना है नहीं सुना? एनडी तिवारी जो यूपी के और उत्तराखंड के पूर्व सीएम रह चुके हैं, एनडी तिवारी सुना नहीं सुना? तो एनडी तिवारी के एक पुत्र है शेखर तिवारी, ठीक है। तो शेखर उनका देखो मंत्री थे तो किसी महिला के साथ उनके संबंध थे, उन्हीं का पुत्र था शेखर तिवारी। तो बाद में उन्होंने मानने से मना कर दिया। शेखर तिवारी बड़े हुए तो शेखर तिवारी से बड़े हुए तो उनको पता चला कि हमारे पिता कौन है? एनडी तिवारी। एनडी तिवारी की छोटी मोटी यादें सुनी, भाई 2 राज्यों के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और वैसे भी जब सीधी सी बात है अपने हक के लिए उत्तरा होकर लड़ सकता है और वो है वकील शेखर तिवारी। तो उन्होंने इसका केस कर दिया। अब वो कह रहे कि एनडी तिवारी मेरे पापा है, एनडी तिवारी का नाम पापा ही मानने को तैयारी नहीं किसी वजह से। तो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कुछ नहीं मानते तो डीएनए टेस्ट करवाओ, डीएनए टेस्ट करवाओ तो पता चल जाएगा। जब किसी तरीके से नहीं मानने को तैयार, लास्ट में मान ली कि अब तो लगता है हो जाएगा, तब मान ली क्या शेखर तिवारी हमारे पुत्र है। बहुत लंबे समय तक केस चला था, मैंने कहा था 7-8 साल के हो गए उस समय का केस। तो ये डीएनए टेस्ट के आधार पर क्या होता है? डीएनए टेस्ट के आधार पर सच्चाई सामने आ जाती है, लेकिन इसमें सब में समस्या ये है
कि ये एक प्रकार से स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के समान है। हम कोई क्राइम करके आए मान लिया, तो पुलिस काहे के लिए पुलिस जांच करे, हम काहे माने कि हम ऐसा क्राइम नहीं करा है, पुलिस जांच करेगा उसकी। और अगर हमसे डीएनए टेस्ट करवाया जाए या दूसरा लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाया जाए, मतलब फिर तो सब सिस्टम चला देना नहीं पड़ जाएगा। तो इन सब ऐसे टेस्ट पर रोक लगाई गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य, 2010 का एक मामला है, सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के ऐसे कोई भी टेस्ट नहीं कराया जा सकता। तो ऐसे टेस्ट कराना मतलब एक प्रकार से स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के समान है। तो ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं करा सकते। एक केस ध्यान रखना है कौन सा, सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य 2010। तो 3 प्रकार के अधिकार कौन से माने जाते हैं, आर्टिकल 20। क्लियर है बात? तो आर्टिकल 20 में कहा गया अपराधों एवं दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। पहला कौन सा है, भूत लक्षी दंडित विधियों से संरक्षण, यानी कि जो क्रिमिनल लॉ है इनको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी कि भूतकाल को टारगेट करते हुए पास्ट डेट से इसको बैक डेट से इसको लागू नहीं कर सकते। सिविल केस को कर सकते हैं। सिविल को अंदर केस दर्ज कर दिया, आयकर अधिनियम लेके आए कि हम आयकर अधिनियम की जो स्लैब है उसमें चेंज कर दें, इसको बैक डेट से लागू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्रिमिनल केस को हम लोग बैक डेट से लागू नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट ये अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। तीसरा पॉइंट कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकते। अगर वो स्वयं अगर गवाही देना चाहे तो ठीक, लेकिन उसको बाध्यकारी नहीं है ना वो व्यक्ति सरकार अपने खिलाफ गवाही दे। ऐसे अगर किसी भी प्रकार के टेस्ट कराए जा रहे हैं, चाहे लाई डिटेक्टर टेस्ट है या तो पॉलीग्राफी टेस्ट है या डीएनए टेस्ट है, तो ये सब टेस्ट के लिए 2010 के सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे टेस्ट बिना सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के नहीं कराया जा सकते। वरना पता लगे किसी तरीके का कोई क्राइम हुआ, तरीके क्राइम होते थे, पुलिस वाले तरीके पकड़ा, इसके साथ अच्छा इसने क्राइम किया, तुरंत पकड़ेगा, सबसे पहले जाके डीएनए टेस्ट कराएंगे, और डीएनए टेस्ट कराया तुरंत केस क्या हो जाएगा, बन जाएगा, जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन ये एक प्रकार से क्या है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन। तो कई प्रकार ये नैतिक दुविधा, हम लोग एथिक्स अगर पढ़ोगे तो वहां पर उनको नैतिक दुविधा मिलेगी कि जब ऐसा ये हमारा टेक्नोलॉजी है तो काम की टेक्नोलॉजी है तो लोग काहे को यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके हमारे कुछ अधिकार आड़े आ जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इन चीजों को हम लोग बिना सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के यूज नहीं कर सकते। केस का नाम ध्यान रखना है कौन सा है, सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य 2010। क्लियर, नोट कर लो, लिख दिए सब, दिखाते कुछ या लिख दिए सब, लिख दिए, ये केस का नाम लिख दिया, नहीं लिखा, लिख दिया ना। इसके आगे देखो 20 के बाद अगला स्वतंत्रता का अधिकार, सामान्य बोलचाल में आदमी उसको लोग क्या बोलते हैं, जिंदा रहने का अधिकार, ठीक है। प्राण रहित जीवन का अधिकार, प्राण रहित स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 21 इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार, किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। स्टेटमेंट लिखा हुआ है आर्टिकल 21 में कि किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना, यानी कि कानून की अथॉरिटी के बिना उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, उसके प्राण नहीं लिए जाएंगे। मतलब ये है कि अगर किसी कानून में प्राण लेने के प्रावधान है तभी दिए जाएंगे, अन्यथा उस कानून अगर जिसमें कानून में अगर मृत्युदंड जैसे प्रावधान नहीं है तो उस व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। जज
जितने हमारे जज होते हैं न्यायाधीश वगैरह, अगर वो किसी तरीके का कोई भी डिसीजन देते हैं, कोई भी सजा सुनाते हैं, तो उनको बाकायदा कानून के अंतर्गत ही रहने की सजा सुनाने का अधिकार प्राप्त है। ऐसा नहीं 10 साल सोच रहे बहुत दिन से किसी को फांसी नहीं सुनाई है, अब कोई लटका देगा, अब बोल ही देते हैं फांसी, बहुत दिन से मतलब पेन नहीं थोड़ा हैंड ठीक है, एक को लटका ही देते हैं। कर सकते हैं ऐसा? नहीं कर सकते हैं, अगर विधि का प्राधिकार करने की अथॉरिटी ऐसी नहीं होती है। जैसे मान लिया और एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लिया हम हैं और हमारे पड़ोसी हैं, दोनों लोग मान लिया है बाई चांस आज किसी बात को लेकर, मान लिया 10 साल पहले किसी बात को लेकर हमारा पड़ोसी से विवाद हो गया, बहुत छोटी सी बात थी, मान लिया हमारी बाइक कैसे बाहर खड़ी हुई थी, उनकी बाइक निकल नहीं पा रही थी, हमने कहा 2 मिनट हो गया साइड हटा देते, उसके बाद जो है निकाल देना, बस इतनी सी बात में ईगो हट कर गया, अरे 2 मिनट रुकने के लिए कह दिया, हमको 2 मिनट रुकने के लिए कह दिया, ईगो हट कर दी, कोई बात नहीं बेटा तुमसे आगे नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं आगे देखा जाएगा। अब हुआ ये है कि हम पता लगे हम पढ़ाने चले आए, अब वो अपनी पीसीएस जे की तैयारी कर रहे थे, पीसीएस जे की तैयारी कर रहे हैं और क्या हो गए पता लगे 10 साल हो गए, प्रमोट होते होते पता लगे अब ये जिला जज बन गए, एग्जाम्पल तो बोलेंगे जिला एवं सत्र न्यायालय में ये न्यायाधीश है। किसी वजह से छोटा मोटा मुकदमा हमारा कोई केस हुआ किसी तरीके का, अब पहुंचा ही नहीं कि अदालत पहुंचा, और जैसे ही अदालत कोई खास बहुत छोटा सा मुकदमा रहा होगा किसी तरीके का, कहाँ पहुंचा, इनकी अदालत पहुंचा, और जैसे इनकी अदालत पहुंचा बोले अच्छा उस दिन की ध्यान करो 2 मिनट रुकने के लिए कहा था, आज आए उनका सामने, आज उनके बढ़िया करके अब क्या कह रहे हैं कि हाँ अब्दुल कुमार गुप्ता को मृत्युदंड की सजा दी जाए। फिर कोई जिस क्राइम में हम इनके पास गए हुए हैं, जो हम पे मुकदमा है उस क्राइम में हम इनके पास गए हैं, उस क्राइम में मानिए पाओ ज्यादा 1 साल की सजा होती है, लेकिन चूंकि इन्हें तो अपना ईगो सेटिस्फाई करना है तो ऐसे क्या कर दिया कि अब्दुल कुमार गुप्ता हैंड टिल्ड है, कर सकते क्या ऐसा? नहीं कर सकते, क्योंकि विधि के प्राधिकार के बिना ऐसा नहीं कर सकते। जिस कानून में ठीक है, जिस कानून में मृत्युदंड का प्रावधान है उसी में ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा ऐसा नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 21 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना प्राण रहित स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। इसको लोग सामान्य बोलचाल में क्या बोलते हैं? जीवन का अधिकार। इसको सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं जीवन का अधिकार, जिंदा रहने का अधिकार। जिंदा रहने का अधिकार बस ऐसी जिंदा कि बस सांसें चलती रहे, या बढ़िया तरीके जिंदा रहने का अधिकार? बढ़िया तरीके से ऐसा नहीं बस खाली सांसें चल रही है, घर वाले सुबह जैसे उठते हैं तो उसको सुबह लगाते हैं और शाम को सोने जाते हैं तो शाम को लगाते हैं और बिना किसी वजह के तो ये क्या होगा? ये एकदम ये पैदा होने में काम है, क्या फायदा ऐसे पैदा होने से? तो ऐसा क्या है, ये गरिमापूर्ण जीवन है या गरिमापूर्ण हो गया? अगर बहुत बुरी पोजीशन हो गई तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की थी। इससे रिलेटेड आर्टिकल 21 से रिलेटेड आपको एक केस ध्यान रखना है, उस केस का नाम है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का मामला। ये मेनका गांधी वरुण गांधी की माताश्री, उनका केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का मामला है। इसमें वो ये था कि मेनका गांधी के उस समय कांग्रेस की सरकार थी और शायद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या किया था, और नहीं बनती थी मैं साथ नहीं बनती थी किसी तरीके से, उन्होंने मेनका गांधी के पासपोर्ट को जब्त कर लिया था। और पासपोर्ट नहीं है मतलब विदेश यात्रा करने नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। विदेश जाने के लिए, भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर जाने के लिए आपका पहचान पत्र आधार थोड़ी होता है, आधार तो नेपाल भूटान में चल जाएगा, बाकी कहीं आधार थोड़ी चल जाएगा। उसके लिए आपका नागरिकता का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र कौन सा होता है? पासपोर्ट होता है। पासपोर्ट है पतली सी तबिया टाइप में होती है, फिर डायरी जिसको बोलते हैं, उसमें आपके खाली बनने होते हैं, उस देश के लिए पढ़ने में से वीजा लग जाएगा, आराम से घूमने के लिए चले जाओ। ये तो होता है पासपोर्ट, इनका पासपोर्ट जब कर लिया मेनका गांधी का, आप ये कहीं भी नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती है, मतलब एक जगह पर सिमट के रहे, उसी जगह पर रहना। तो इन्होंने इस कोर्ट में केस कर दिया, ये तो हमारे भारत के राज्य क्षेत्र के साथ साथ बाकी जगह पे भी घूमने जाने पे प्रतिबंध लगा रही है। तो चूंकि आर्टिकल 19 के तहत तो इनको किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं मिलती, क्योंकि आर्टिकल 19 क्या कहता है? भारत के राज्य क्षेत्र में घूमने फिरने का अधिकार। तो भारत के राज्य क्षेत्र में घूमने के लिए पासपोर्ट की जरूरत थोड़ी है, ठीक है। लेकिन अगर हम विदेश जा रहे हैं तो पासपोर्ट की जरूरत है। तो ये कह रही है कि हम कहीं अगर घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो ये हमारे गरिमापूर्ण जीवन के लिए जरूरी है। हमारा मन हो रहा है कि अमेरिका में जाके जो कौन सी मूर्ति इक्वलिटी वाली कौन सी स्टेचू ऑफ यूनिटी, वो ऐसे करके टोपी लगा के खड़े हुए वहाँ वो हम घूमने जाना चाहते हैं, पैसा भी है सब कुछ है, बस पासपोर्ट नहीं है।
इतना तो मेरे पास नहीं है। मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा कहे कि मेरे पास सब कुछ है और पासपोर्ट हमको सरकार नहीं दे रही है, तो घूमने जाने के अधिकार का उल्लंघन हो गया कि नहीं हो गया? हमारे पास पैसा है, मन हो रहा है घूमने का, लेकिन नहीं घूमने जाने दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में कहा था कि किसी भी व्यक्ति को विदेश यात्रा करने का अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार कौन से अधिकार में आता है? अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार में शामिल है। विदेश यात्रा करने जाओ, लेकिन विदेश यात्रा करने का अधिकार, ध्यान रखना है, विदेश यात्रा करने का अधिकार है, विदेश यात्रा कराने का अधिकार नहीं है। पता हम कहें सरकार से ना मेरा मन हो रहा है कि अमेरिका घूमने जाए, हम तो वाशिंगटन जाके व्हाइट हाउस देख के आएंगे, हमारे लिए विदेश यात्रा करवाओ, वो अधिकारी नहीं है, ठीक है, वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। हमारे पास पैसा है, आराम से जाए, सरकार हमको पासपोर्ट देने से मना नहीं करेगी अगर लीगली ठीक ठाक सारी व्यवस्था ठीक है। फिर तो विदेश यात्रा करने का अधिकार क्या है? हमारा मौलिक अधिकार है। इस अधिकार की सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़े स्तर पर व्याख्या की है और उसमें कई अधिकार शामिल किए गए हैं। आपके मन के कुछ अधिकार इसमें शामिल हैं, जैसे कि एक अधिकार इसमें आता है सोने का अधिकार, कौन सा? गोल्ड वाला, राइट टू स्लीप, सोने का अधिकार, राइट टू स्लीप। सोने का अधिकार क्या है? हमारा मौलिक अधिकार है, आराम से सवेरे से संध्या तक, रात तक पूरी 24 घंटा सोते रहो, और जैसे पापा मम्मी उठाए कि बेटा उठो या नहीं उठो, कोचिंग जाना है ना, कल नहीं हमको करने पड़ाया। सोने का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है, हमको 24 घंटा सोएंगे, और हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया नहीं तो मम्मी समझ लियो 32 के तहत कहाँ चले जाएंगे? हमें सुप्रीम कोर्ट से ले जाएंगे। तभी मम्मी क्या करेगी? फिर अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करेगी, बढ़िया तरीके से करेगी कि नहीं करेगी? करेगी, बढ़िया तरीके से करेगी। तो सोने का अधिकार क्या है? हमारा मौलिक अधिकार। तो सोना, सोना गरिमापूर्ण जीवन के लिए क्या है? जरूरी है। हम पता लगे 24 घंटे सुबह शाम तक इसी लगे हुए हैं, ना कोई सोना ना कुछ, तो गरिमापूर्ण जीवन के लिए जरूरी है या बस तो ये आदत की गई? तो ये आदत की गई। अगर दो ही, अगर 24 घंटे 24 घंटे अगर कल 2-3 दिन ना सोए तो चौथे दिन यहाँ पे नजर आएगी क्या? नहीं। तो गरिमापूर्ण जीवन के लिए सोने का अधिकार जरूरी है, लेकिन इतना भी ज्यादा सोना जरूरी नहीं है कि पता लगे सोते रह जाए, ठीक है? तो ये अधिकार। और अगर देखें इसी में आपका एक अधिकार और है, वो कौन सा है? निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। जैसे निजता, राइट टू प्राइवेसी क्या होता है? बहुत सी चीजें ऐसी होती है हम किसी को नहीं बताना चाहते हैं, अपनी प्राइवेट रखना चाहते हैं, तो अगर ऐसी प्राइवेसी का उल्लंघन होता है तो ऐसी प्राइवेसी का उल्लंघन आर्टिकल 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन जीने के खिलाफ माना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लिया घर पे पहुंचे और जैसे ही घर पे गए तुरंत पापा ने मम्मी का जरा सबसे पहले अपना फोन लो और पासवर्ड जरा खोलो, पहले फोन चेक करेंगे और फोन में पता लगे ऐसी चीजें दिखाई देते समस्या हो जाएगी। तो मम्मी कहना है पापा कहना, फोन में दिखाना पड़ेगा फोन में क्या है, तुरंत पापा मम्मी से ना निजता है, हमारी प्राइवेसी है, हम तो नहीं बताएंगे पासवर्ड का क्या है, वरना हमारा क्या हो जाएगा? निजता का आप देख लो फोन में किससे क्या क्या बतियाते हैं, क्या क्या है, समस्या हो जाएगी हो जाएगी। राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है तो कहाँ जाएंगे? आर्टिकल 32 के तहत चले जाएंगे, चले जाएंगे नहीं चले जाएंगे? चले जाएंगे। लेकिन ये वाली निष्ठा नहीं दिखाई देती है, और भी कई तरीके की निष्ठाएं होती है जिसको हमको संरक्षण दिया गया। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों में ये सबके पास होता है आधार कार्ड, क्या होता है? आधार कार्ड, ये नंबर है, आधार कार्ड का एक नंबर है। आधार कार्ड का नंबर खाली नंबर है या बहुत एक खास नंबर? एक खास नंबर, ठीक है, क्योंकि उसको नहीं लिखना है, ये आधार का नंबर बहुत खास है। इसका छोटा सा एग्जाम्पल केवल आपको दे, इसी आधार नंबर से पता लगे आपका मोबाइल नंबर अटैच है कि नहीं है। लोग सिम लेने जाते हैं तो आधार नंबर बताते कि नहीं बताते? आधार से जुड़ा हुआ है। और अगर देखें इसी आधार से आपका बैंक अकाउंट अटैच है, केवाईसी करवाते हैं, आधार से बैंक अकाउंट अटैच है, इसी आधार से आपका पैन कार्ड अटैच है, आपकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी आपके पैन कार्ड में सेव है, कहाँ पर कितना पैसा छुपा के रखेंगे सब कहाँ है? इन सब चीजों में है। तो अगर आधार का डेटा किसी तरीके से लीक हो जाए, आधार का डेटा किसी तरीके से लीक हो जाए तो अगली दिन पता लगे मोबाइल में मैसेज आएगा, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय 15,000 रुपीस। मतलब कि आपको लगे ये कहाँ से चला गया, तो पता ही नहीं था, ये तो हमने निकाली नहीं। क्यों? क्योंकि क्या है वो सब क्लोन वगैरह उसके आधार कार्ड के हिसाब से जो साइबर हैकर्स होते हैं ये सब करके क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। पता लगे कई बार देखा होगा कि आपने उपाधि महाविद्यालय से
किया और ग्रेजुएशन करने के बाद घर पे पहुंचे और यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी से आपके पास फोन आया कि हाँ किसको बोलूं, यहाँ मोहित बोल रहे हैं, यहाँ मोहित बोल रहे हैं, बताइए कि आपने उपाधि महाविद्यालय से बीए किया है, आप जो है यूनिवर्सिटी महाविद्यालय से हमारे यहाँ से यूनिवर्सिटी से अगर आप एमए करना चाहें तो ये सुविधा मिल जाएगी, वो सुविधा मिल जाएगी, ऐसी वैसी। अब ये बड़ा कंफ्यूज कि हम तो कभी यूनिवर्सिटी गए ही नहीं, हम तो कभी इनको हमने अपना नंबर दिया ही नहीं, इनके पास नंबर कहाँ से आ गया? होता है कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कहाँ से पहुँच गया? हम तो यूनिवर्सिटी कभी गए ही नहीं, कहाँ से नंबर पहुँच गया? डेटा एक्सचेंज होता है इधर, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि इधर उधर से लोगों के संपर्क होते हैं, यहाँ से सारा डेटा लेके बताओ कौन कौन आपके यहाँ से इस बार ग्रेजुएट हुए हैं, हमें सारा का सारा डेटा दे दो, इतने पैसे दे दो, हम इनसे संपर्क करके हम क्या करेंगे, हम अपने यहाँ एडमिशन करवा लेंगे। एक एग्जाम्पल केवल दिया, एक एग्जाम्पल के तौर पे तो ये आधार वगैरह का डेटा ये क्या है, केवल निजता होती है, प्राइवेसी होती है। ऐसी प्राइवेसी का उल्लंघन होना क्या हम लोगों के हित में है? नहीं। बहुत सी चीजें ऐसी होती है हम नहीं किसी को बताना चाहते हैं कि ना किसी को पता चले। आपको कई बार का फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरते हैं तो आप देख लोगे कि जैसे फॉर्म भरने जाते हैं आपने अपना आधार नंबर उस पर डाला, जब आधार नंबर डालते हैं तो लास्ट के पहले की 4 डिजिट दिखा देगा, उसके बाद सब ऐसे करके ऐसे बढ़ के दिखा देगा, दिखा देगा नहीं दिखा देगा। या फिर आप लोग अपने मोबाइल नंबर उस पर जब भी करते हैं तो 2 या 3 डिजिट दिखा देगा, उसके बाद सब एक्स दिखा देगा। क्यों होता है? ताकि अगर किसी के हाथ को हार्ड कॉपी लग जाए तो आपके ये डेटा उसको पता ना चले। या फिर आपका ईमेल आईडी है, कई बार ऐसा दिखाते नहीं दिखाते, तो ये सब किसकी कैटेगरी में आ जाता है? राइट टू प्राइवेसी, निजता के अधिकार में आ जाता है। क्योंकि अगर हमारी निजता का उल्लंघन हो जाए तो ये गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए बहुत बेकार पोजीशन में आ जाएगी। बहुत सी चीजें ऐसी होती है हम नहीं बताना चाहते और पता नहीं, हम किसी को नंबर देना नहीं चाहते हैं, घर पे आराम से बैठे और खासकर लड़कियों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। पता है घर पे बैठे हुए हैं और तुमके किसी की वजह से नंबर पहुंच गया और घर पे आराम से बैठे हुए हैं और फोन आ गया और फोन आ गया अचानक तो किसी मम्मी ने पापा ने किसी ने फोन उठा लिया और उधर से नाम लिखकर उनसे बात कराओ। अब तो अभी अच्छा यही करने जाते थे कोई गलती नहीं है, समझ रहे? कोई गलती है, कोई गलती नहीं है। ये क्या हुआ है? ये डेटा लीक हुआ है, ये डेटा लीक हुआ है, लेकिन इससे समस्या क्या हुई? गरिमापूर्ण जीवन के लिए चुनौती उत्पन्न हो गई। अब पापा या मम्मी से नजर मिला के बातें नहीं कर पा रहे, पापा की नजर में गलत है, ठीक है, और भाई हम सही। समस्या है कि नहीं? खासकर लड़कियों के सामने ज्यादा समस्या थी। लड़कों के अंदर चलो की बात है, लड़के तो ऐसी पूछे वैसे करो, मतलब लड़के तो ऐसी है ना जैसे मानो उनके लिए तो कोई समस्या नहीं, पूरा का पूरा ठेका किसने ले रखा? लड़कियों ने रखा। आगे देखते नहीं देखते कि पता लगे पूरी की पूरी इज्जत मान सम्मान का ठेका किसके सिर पर है? लड़कियों के सिर पर। लल्ला तो जब कुछ भी करके चले कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है? ये निजता के अधिकार का उल्लंघन हो जाए। तो ये जरूरी है या नहीं जरूरी है? बहुत जरूरी है। और अगर देखें और हमारा कौन सा आ जाता है? स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। पता लगे वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा है, घर से एकदम बढ़िया तरीके से निकले हैं, मेकअप वकअप सब करके निकले हैं, लेकिन वायु प्रदूषण इतना ज्यादा है पूरा का पूरा मास्क पहन के रहना पड़ रहा है, सारा मेकअप का मतलब नहीं रहेगा। समझे सर? मतलब किसी एक एग्जाम्पल तो कुछ भी नहीं, लेकिन ये क्या है? स्वच्छ पर्यावरण। दूसरी बात जा रहे हैं अगर हम मास्क लगा के रह रहे, कई बार ऐसा होता है किसी को मास्क लगाने में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती नहीं हो जाती? जीवन जीने के लिए व्यवस्था है या उसके लिए खराब सिचुएशन है? खराब सिचुएशन हो जाएगी, हो जाएगी। तो स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार क्या है? हमारे निजता के अधिकार में शामिल है। और अगर देखें अगर किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया, किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है और छोटा मोटा क्राइम है, उसके भाग जाने का खतरा नहीं है। अगर भागने का खतरा है तब तो नहीं, अगर उसके भाग जाने का खतरा नहीं है तो उस व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगा सकते, हथकड़ी ना लगाने का अधिकार। लेकिन कौन सी सिचुएशन में? तब जब भागने का खतरा रही है, ना कह सकते हैं कि ना हम तो 21 पढ़ के आए, हथकड़ी नहीं लगा सकते। अगर भागने का खतरा है तो तुरंत ऐसे करके पीछे हाथ करेगा, हथकड़ी बांधेगा और लेके चल देगा, ठीक है। तो हथकड़ी सामान्य परिस्थिति में हथकड़ी ना लगाने का अधिकार क्या है? ये गरिमापूर्ण जीवन के लिए जरूरी है, ठीक है। और कई बार आपने देखा होगा जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया या क्राइम नहीं किया, उसकी शिकायत आई और तुरंत किसी ने क्या किया? 100 नंबर होता है, 112 होता है, 112 होता है, 112 का बटन कर दिया। वहीं पे पता लगे एक बाइक आ गई पुलिस की, 2 सिपाही बैठे हुए हैं और उन्होंने अच्छा इसने गड़बड़ की या इसने गड़बड़ की, बिठाया बीच में,
एक आगे एक पीछे, 20 बैठा, बस चल दिए। अब पता लगे चौराहे से लेके जा रहे हैं और जिस चौराहे से लेके गए वहां पता लगे थोड़ी सी इज्जत ठीक ठाक बनी बनाई है। अब पता लगे कि ये पुलिस वाला आगे बैठा हुआ है, एक पीछे बैठा हुआ है, बीच में हम बैठे और ये इज्जत की ऐसी तैसी होगी। ठीक है, तो ये क्या है कि गरिमापूर्ण जीवन के खिलाफ हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो अगर कोई शिकायत भी है और उसे कहे कि आप चलिए हम आपके साथ में चलते हैं, आगे पीछे किसी तरीके से अपनी बाइक से चलते हैं, तो अगर ऐसे में अगर जाना चाहे तो जा सकते हैं। ये क्या है कि गरिमापूर्ण जीवन के लिए जरूरी है। क्योंकि पता लगे ऐसे ही जा रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ था और तभी बीच में बैठे हुए, तभी कोई सोचे अच्छा धक्का पकड़ के लेके जाए, तो ये क्या हो जाएगी, ये गरिमापूर्ण जीवन के खिलाफ होता है। ये सब हमारे किसमें आ जाते हैं, आर्टिकल 21 है। बहुत से अधिकार आपके आर्टिकल 21 में शामिल है। आजीविका का अधिकार, कोई अगर काम धंधा नहीं कर रहा है, आजीविका का अधिकार किसमें आ जाता है, आर्टिकल 21 में आ जाता है। तो ऐसे कोई भी अधिकार जो आपको कहीं पर भी समझ में ना आए, ठीक है, कहीं पर भी समझ में ना आए, तो अगर उसको आप शामिल करना चाहे तो 21 में शामिल कर सकते हैं। अपनी पसंद का विवाह करने का कौन से 21 में लेकिन विवाह करने का अधिकार नहीं, ठीक है, अपनी पसंद का विवाह करने का अधिकार। अब विवाह हो ही नहीं रहा है, तब ये नहीं कह सकते राज्य से कि गरिमापूर्ण जीवन के लिए जरूरी है विवाह करना, ठीक है। अपनी पसंद का विवाह कर सकते हैं अगर बालिग है तब, अगर कोई व्यक्ति बालिग है तो अगर अपनी पसंद का विवाह करना चाहे कर सकता है। इसका क्या है, मौलिक अधिकार कौन से रहता है, आर्टिकल 21। तो ऐसा अगर कोई भी अधिकार जो आपको लगे कि हाँ जीवन जीने के लिए जरूरी है ऐसा अधिकार, तो अगर वो कहीं पर भी ना फंस रहा हो तो कहाँ शामिल कर लेंगे, 21 में शामिल कर लेंगे। बहुत लंबी लिस्ट है 21 की, इस 21 की पूरी लिस्ट हम आपको ऐसा करके ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है, एक ग्रुप में भेज देंगे। एक बार देख लेना कि कौन कौन सी लिस्ट है 21 में, नजर डाल के जाएंगे एग्जाम में आपके काम में आ जाएंगे। नोट कर लो दिल्ली का, इधर दिल्ली 21 में हमारे ये हो गए और ये हमारे कुछ अधिकार है, इनको नोट कर लो कि कौन कौन से हमारे अधिकार 21 में शामिल है। अब आगे देख लेते हैं। इसी 21 से संबंधित हम एक चीज और देखते हैं, आर्टिकल 21 से संबंधित आगे क्या होगा। एक लड़की का केस आया था, उसका नाम था मोहिनी जैन, मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्य 1992 एक केस आया। मोहिनी जैन मतलब कर्नाटक राज्य 1992 का केस। इस केस में देखो क्या हुआ था, आर्टिकल 21 से ही डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। मोहिनी जैन ये कहाँ की रहने वाली थी, ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक लड़की है। मेडिकल की शिक्षा लेने के लिए कहाँ गई हुई है, कर्नाटक गई हुई। कर्नाटक की सरकार ने इनसाइडर्स और आउटसाइडर्स के लिए रूल्स अलग अलग बनाए। इनसाइडर्स का मतलब होता है उन्हीं के स्टेट के, आउटसाइडर्स का मतलब उनके स्टेट के बाहर के। तो कर्नाटक की सरकार ने रूल बनाया कि जो लोग इनसाइडर्स हैं कर्नाटक राज्य के, उनसे फीस कम लेंगे, जो आउटसाइडर्स हैं उनसे फीस ज्यादा है। भेदभाव है। मोहिनी जैन ने इस मामले को कहाँ उठा दिया, कोर्ट में उठा दिया और कोर्ट में लेके गई। कहीं देखो हमारे गरिमापूर्ण जीवन के लिए शिक्षा जरूरी है। मेरा आपने देखा होगा, जैसे मान लिया हम कहीं जा रहे हैं, हम कोई व्यक्ति आपको कुछ सुना के चला जाए, तो आपको लग तो रहा है कि इसने गलत बोल दिया, लेकिन चूंकि आपको जानकारी नहीं है कि उसका जवाब कैसे दिया जाए, तो क्या करेंगे, शांत हो जाएगा। भाई लगे बातों के यहाँ पर लगा जाके बताओ सुना के चला गया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर आपको फैक्ट्स की जानकारी नहीं है कि हमको इसको जवाब किस तरीके से देना है। तो वहां पर गरिमापूर्ण जीवन का उल्लंघन हुआ, वह भी हुआ। ये चीज यहाँ पर जीवन जीने के लिए शिक्षा जरूरी है कि नहीं है, बहुत जरूरी है। जीवन जीने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। पता लगे पढ़े लिखे नहीं होंगे, कोई अरे अनपढ़ का बोल के चला जाएगा ऐसे नहीं, तो क्या हो जाएगा, वहां थोड़ी बेइज्जती लगेगी कि नहीं लगेगी। तो वो गरिमापूर्ण जीवन के लिए जरूरी होती है शिक्षा। तो मोहिनी जैन ने इसी मामले को कहाँ उठा दिया, कोर्ट में उठा दिया कि शिक्षा का अधिकार क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है। और कर्नाटक सरकार का ये डिसीजन हमारे इस मौलिक अधिकार को, गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार को प्रभावित कर रहा है। ये कोर्ट में मामला पहुंचेगा, सुप्रीम कोर्ट में मामला सुना, ये बात तो सही कह रही है कि शिक्षा का अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार गरिमापूर्ण जीवन के लिए जरूरी होना चाहिए। तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक डिसीजन दे दिया कि शिक्षा का अधिकार हमारा क्या है, मौलिक अधिकार। शिक्षा
शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। एक गरिमापूर्ण जीवन के लिए जरूरी है। कौन से आर्टिकल में? 21 अभी तक की सिचुएशन है। कौन से आर्टिकल शामिल किया गया था? 21 कि गरिमापूर्ण जीवन के लिए शिक्षा क्या है? बहुत जरूरी है। इसलिए शिक्षा के अधिकार को क्या घोषित करते हैं? मौलिक अधिकार घोषित करते हैं। किसी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं बनाया कि किस लेवल की शिक्षा, बस शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। अब प्राइवेट स्कूल वाले बेचारे की मत खराब, कोई व्यक्ति आ रहा है बीटेक करने के लिए, हमें बीटेक कराओ, फ्री में कराओ, आपका पैसा नहीं है, तो मौलिक अधिकार है हमारा शिक्षा का। ठीक है, अब बेचारे प्राइवेट स्कूल समस्या हो जाएगी उनके सामने कि कोई मेडिकल की शिक्षा लेने आ रहा है, प्राइवेट इतनी महंगी महंगी एजुकेशन, ये फ्री डिग्रियां, अब वो कहता है शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, हमें फ्री में एडमिशन दो, वरना हम ही चले जाएंगे कोर्ट स्कूल बंद करवा देंगे। तो भैया तुम बंद कराओ या हम खुद बंद कर देंगे। ऐसे में प्राइवेट स्कूलों की समस्या आ गई। अगला केस आ गया अगले वर्ष, इसका नाम है उन्नी कृष्ण वर्सेस आंध्र प्रदेश 1993। सुप्रीम कोर्ट को लगा कहने गड़बड़ हो गया बंदा, ठीक यहाँ पे ये सिचुएशन गड़बड़ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, फिर कोई लेवल ही नहीं बताया कौन से लेवल की शिक्षा, सब शिक्षा मौलिक अधिकार। सब लोग पूछ गए, जिसको नहीं पढ़ता था वो भी करा कि ना अब तो पढ़ेगा, अब तो पीएचडी करेंगे, अब फ्री कराओ, डेढ़ हजार ना हुआ तो क्या फ्री कराओ, कराना पड़ेगा, नहीं कराओ तो मौलिक अधिकार है, चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट पर। ठीक है, ऐसे में अगला केस कौन सा आ गया? उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1993। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे इस वाले मुकदमे को, इस वाले केस को आधा अधूरा समझा गया। हमने जो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार घोषित किया तो है, लेकिन ये कौन सी शिक्षा है? प्राथमिक स्तर की शिक्षा है, ये हमारी प्राथमिक स्तर की शिक्षा है। और ये कौन सी शिक्षा? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा। ऐसा थोड़ी सबको जो है फ्री में शिक्षा उपलब्ध करा है, सबको फ्री में शिक्षा नहीं, बेसिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा, ये क्या है? ये मौलिक अधिकार है। बाकी सबकी शिक्षा मौलिक अधिकार नहीं है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन रखे, जो इस वाले केस में, मोहिनी जैन के केस में जो अधिकार घोषित किया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? पलट दिया। उन्नी कृष्ण ने कह दिया कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा मौलिक अधिकार है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा, सबको शिक्षा मौलिक अधिकार नहीं है। संसद ने सोचा कि ऐसा ना हो कि आज तो जो है कह दिया, कल देखो ये वाली बात कर रहे थे, सरकार सोचने लगे कि कल ये वाली बात कर रहे थे, आज ये वाली बात कर रहे थे, क्या पता सुप्रीम कोर्ट अपनी बात से कब पलट जाए। ऐसा करते हैं, कानूनी बना देते हैं। संसद ने क्या किया? एक संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया। कौन सा था? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002-2003। तो भी आया 3 लागू हुआ। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम लेके चले आए और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में एक आर्टिकल शामिल कर दिया। कौन सा? आर्टिकल 21A। और इस 21A के माध्यम से इन्होंने क्या किया? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना क्या घोषित कर दिया गया? मौलिक अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार आपसे क्वेश्चन आ जाए, कौन से आर्टिकल में है? 21A में है। कौन सी शिक्षा? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। कौन सा संविधान संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002-2003। यहाँ तक की बातें क्लियर? यहाँ तक किसी तरीके का कोई डाउट? ठीक है, आप एक बार स्टार्टिंग से लेकर जितना अभी तक का किया है पूरा एक बार समेट लें। ओके, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा ये कौन से होगी? 86वें संविधान संशोधन अनुच्छेद कौन सा जाएगा? 21A भी। अभी 86 तक का रोक लेते हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से और कहाँ चेंज किए हैं इसको हम लोग कल करेंगे।